जीडीपी के लिए, हमारे स्टॉक मार्केट के लिए दुनिया के बेस्ट इन्वेस्टर वॉरेन बफेट। और ये आप अभी गांव-गांव में जाएंगे तो वहाँ भी आपको यही देखने को मिलेगा और ये बहुत बड़ा बदलाव है। ये तभी हमारा शेयर बाजार आगे बढ़ेगा, तभी हमारा जीडीपी आगे बढ़ेगा और जो अमृत काल की हम बात कर रहे हैं वो ज़रूर आएगा। नमस्कार दोस्तों, किसी भी देश को आगे बढ़ाना हो ना तो उस देश के आधे लोग अगर देश के उन्नति में अगर योगदान नहीं देते हैं तो वो देश आगे बढ़ ही नहीं सकता है। आज जो हमारे साथ बैठे हैं हमारे गुरु हैं, हमारे मित्र हैं, इनका नाम है अनिरुद्ध दत्ता। ये जो किताब मैंने रखी है ये इन्होंने आज से 9 साल पहले लिखी थी, 2 साल का अध्ययन करने के बाद। इनके बारे में पहले मैं कुछ आपको बता दूं कि कोई टॉपर होता है तो ये वो है। बुद्धिजीवी हैं, विद्वान हैं। 1987 में आईआईटी खड़गपुर से मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग करी, वहाँ टॉपर थे। उसके बाद इन्होंने टाटा मोटर्स में काम किया, फाउंड्री में काम किया, फिर एक्सएलआरआई से एमबीए किया, वहाँ भी टॉपर थे। फिर आईसीआईसीआई प्रोजेक्ट फाइनेंस में काम किया। फिर यूल बी सरप्राइज्ड, इंडिया इन्फोलाइन आईआईएफएल के को फाउंडर हैं, निर्मल जी के साथ, वेंकट जी के साथ को फाउंडर थे, लेकिन शुरुआत उन्होंने करी थी। और 2003 से करीब 2012-13 तक ये सीएलएसए में थे और 2003 से 2006 तक मैं भी सीएलएसए में था। वही हमारी मुलाकात हुई। हम इनको प्यार से दत्ता बाबू बुलाते हैं। मैं बंगाली में इनको कई बार दादा भी बुलाता हूँ और हमारा काफ़ी वार्तालाप एक्चुअली बांग्ला में ही होता है। बिल्कुल। तो इनसे काफ़ी मुझे पता ही नहीं था कि आपको इतना अच्छा बांग्ला आता है। नहीं तो इनफैक्ट ये कॉन्वर्सेशन আমরা বাংলায় করব फॉर आवर बंगाली ऑडियंस श्योर सम टाइम। फिर 2013 से 2015 तक इन्होंने अध्ययन किया सिर्फ इस किताब के लिए और 2015 से आज तक एक अच्छे एफआईए में ये एनालिस्ट हैं। तो ये इनका परिचय। अब ये किताब के बारे में क्यों जिक्र हो रहा है, और इस किताब के साथ एक और किताब है करियर एंड फैमिली। ये लिखी है क्लॉडिया गोल्डिन ने, जो नोबेल लॉरिएट हैं। और इस किताब और दत्ता बाबू की $500 बिलियन राइजिंग किताब की बहुत इंटरेस्टिंग लिंकेज है। ये किताब तो आई थी 2023 में, आपकी किताब आई थी 2015 में। और इस किताब में इन्होंने छोटी छोटी जगह जाके हमारे देश में, चाहे वो रायबरेली है, भावनगर है, गुवाहाटी है, छोटे छोटे गांव हैं, वहाँ जाके इन्होंने ये समझा है कि हमारी बेटियाँ, हमारी महिलाएं, जो देश की औरतें हैं, वो अगर उन्नति करती हैं, वो वर्कफोर्स में पार्टिसिपेट करती हैं तो देश की कितनी उन्नति होती है। और ये जो कहानियाँ इन्होंने लिखी है वो इतना इम्पॉर्टेंट है हमारे जीडीपी के लिए, हमारे स्टॉक मार्केट के लिए, हमारी कंपनियों के लिए। और सेम एनालिसिस इन्होंने अमेरिका के बारे में करी है पिछले 300 साल कि अमेरिका में किस तरह उन्होंने औरतों को, महिलाओं को वर्कफोर्स में लाया, उनके लिए मेहनत करी, सरकार ने कुछ इंसेंटिव्स दिए, तो देश कितनी उन्नति करता है। तो आज का जो वार्तालाप होगा इट्स प्राइमरीली अराउंड इनकी किताब, इनका अध्ययन और कितना ज़रूरी है हमारे शेयर मार्केट्स के लिए, हमारे जीडीपी के लिए कि हम महिलाओं का और हमारी बेटियों का और बच्चियों का उत्थान करें। थैंक यू अजय, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए और ये मौका देने के लिए कि आपसे तुम्हारे साथ बातचीत कर सकूं, और पर्टिकुलरली बिकॉज आई एम वेरी पैशनेट अबाउट दिस सब्जेक्ट। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे देश के लिए कि महिलाएं और लड़कियां आगे बढ़े। और इससे जो हम लोग कहते हैं कि भारत विकसित देश कैसा बनेगा और कब बनेगा, इसमें महिलाओं का एक बहुत बड़ा योगदान रहेगा। बिल्कुल। वो आखिरकार इस हमारी जो पॉपुलेशन है, आधा वर्ग तो महिलाओं के पास है। अगर वो हमारे इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करने में पीछे रहती है, और या पीछे रहती नहीं है बट पीछे उन्हें रखा जाता है, तो इससे ज़्यादा दुख की बात और कुछ नहीं होगी, क्योंकि फिर भारत विकास नहीं कर पाएगा। तो शुरुआत करने के पहले सबसे आप पहले मुझे एक कहानी मुझे याद है आपकी कि एक छोटी बिटिया है, पिताजी उसके चौकीदार हैं, वो आईपीएस ऑफिसर बनती है। जब वो आईपीएस ऑफिसर बनती है तो उसके परिवार में पहला क्या फ़र्क पड़ता है, और वो एक
अपनी सोसाइटी, अपनी छोटी सी जगह में किस तरह और बच्चों को प्रोत्साहित करती है, देश के लिए कंट्रीब्यूट करती है और अल्टीमेटली इकोनॉमी के लिए। वहाँ से शुरू करें। वहाँ से शुरू कर सकते हैं। आईपीएस ऑफिसर तो बहुत बड़ी बात हो गई, और आप समझ सकते हैं कि उसका कंट्रीब्यूशन कितना ज़्यादा होता है, खाली परिवार को नहीं, उस समाज के लिए। मैं आपको एक दूसरी कहानी से शुरू करता हूँ, अगर आप इजाज़त दें तो। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। ये है कि ये जो लड़कियां हैं जो आज आगे बढ़ रही हैं, इनकी सोच कितनी आगे है और कितनी मैच्योर है, वो मैं एक उदाहरण दे के आपको बताना चाहता हूँ। ये बात है, जब मैं ये बुक के लिए रिसर्च कर रहा था तो मैं पटना गया हुआ था उन दिनों, और वहाँ एक MBA इंस्टीट्यूट में, प्राइवेट MBA इंस्टीट्यूट में एक लड़की से मिला, प्रियंका, जो वहाँ पढ़ाई करी थी, तब सेकेंड ईयर की स्टूडेंट थी, और वो कुछ ही दिनों में नौकरी लग जाने से नौकरी करेगी। बाद में मैंने उसके साथ में संदर्भ में था, और वो एक रियल एस्टेट कंपनी में काम कर रही थी नोएडा में। बट जब मैं उससे मिला तो काफ़ी सारी बातचीत हो रही थी, वो कैसे आई। उसके पिताजी एक्चुअली मुंगेर में गांव में कैसेट बेचा करते थे, ऑडियो कैसेट्स। अच्छा। वैसा उसका घराना था, और वहाँ पे बहुत सारी तकलीफ़ें थी। जॉइंट फैमिली था, फिर बाद में जैसे होता है बंटवारा हो गया, फिर वो कभी बिजली की तकलीफ, और उन दिनों में तो पता है बिजली रहती नहीं थी गांव में, 12-12, 15-15, 18-18 घंटे, आज की जैसे स्थिति तो थी नहीं। तो जो भी वो पढ़ लिख के पहुंची वहाँ तक, तो बातचीत में मैंने उससे पूछा कि अच्छा तो तुम एक बार नौकरी करने लगोगी, कभी शादी वादी का भी कुछ सोचा है, क्या होगा? मैं शादी वादी करेंगे, क्योंकि मैं भी ये भी जानना चाहता था इन लड़कियों से, जैसे आप किस तरह के हस्बैंड चाहेंगे, या कितने बच्चे हो, या इसके बारे में क्या सोच विचार है आप लोगों की। और क्या होता है, एक बार जब बात करने लगते हैं, कुछ देर बाद वो कंफर्ट लेवल आ जाता है जहाँ पे वो खुल जाते हैं। बिल्कुल। एंड ऑल क्रेडिट टू द गर्ल्स की दे ओपनड अप, दे शेयर्ड द नॉट सीक्रेट्स बट एटलीस्ट देयर डीपेस्ट डिजायर्स इन दैट सेंस विद मी। तो उसने कहा हाँ वो तो करना है। तो मैंने कहा कि अच्छा सोचो कि अगर अपने जात में करोगी या जात के बाहर करोगी। और ये क्या, ये सब कॉन्वर्सेशन आप इंडिया में किसी से कर सकते हैं, ये तो बाहर आप सोच ही नहीं सकते, किसी से आप पूछ ले ऐसी बात, और कोई हिचकिचाता नहीं है जवाब देने के लिए। तो बोले नहीं, हम तो अपने जात में ही करेंगे। ठीक है। तो मैंने कहा ऐसा क्यों? तो कही कि इससे क्या होगा, नहीं तो मेरे घर वालों को बहुत दुख पहुंचेगा। मैंने कहा देखो, तुम एक MBA स्कूल में पढ़ रही हो, अब जाके कहीं नौकरी करोगी, तुम्हारे साथ कलीग्स रहेंगे, हो सकता है किसी से प्यार हो जाए, तो नहीं करोगी शादी? तो कहती है नहीं, मैं तो अपने जात में ही करूँगी। तो मैंने कहा ऐसा क्यों? तो बोले पिताजी मम्मी को बहुत दुख पहुंचेगा, घर वालों को दुख पहुंचेगा। तो मैंने उससे कहा यार, तुमने, उसकी जो कहानी थी मुझे तब तक पता थी, तो मैंने कहा देखो, तुमने इतनी पढ़ाई की, इसके लिए तुम्हें जितना संघर्ष करना पड़ा, तुमने तो ऐसे ही अपने परिवार वालों को बहुत दुख दे दिया। ठीक है, तो ये दुख भी सही तुम्हारे खुशी के लिए, तो इसमें क्या आपत्ति है तुम्हें? तो उसने जो कहा ना, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो 19-20 साल की लड़की होगी। उसने कहा कि देखिए, अगर मैं जाके किसी ऐसे लड़के से विवाह करती हूँ जो सोचिए मेरे जात का ना हो, और उसमें हमारे परिवार वालों को अगर आपत्ति हो, तो उसके बाद क्या होगा, सारे लोग घर बिरादरी के यही कहेंगे कि इसीलिए बोला था लड़की को इतना पढ़ाया मत करो, क्या बात है, पढ़ाने से यही होगा। क्या बात है। और तब क्या होगा, मेरा तो जो होना हो गया होगा, बट उस गांव में, उस बिरादरी में बाकी जो छोटी छोटी लड़कियां हैं, बहुतों का पढ़ाई नहीं होगा। मैं आज भी जब ये कहानी सोचता हूँ या सुनाता हूँ, तो आज भी मेरा गला थोड़ा स्वर कांप उठता है, मजाक नहीं कर रहा, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं आपकी ये बात सुन के। वाह, क्या दूरदर्शिता है एक छोटी सी 19 साल की बच्ची की। मतलब, और ऐसे कई कहानियां थी कई जगह, और जो मैं सुनता था और आश्चर्यचकित रह जाता था कि कितनी मैच्योर है इनकी सोच, और ये कौन सा युद्ध लड़ेंगी और कौन सा नहीं लड़ेंगी, ये खाली ये जजमेंट वो या सोच इनकी खाली अपने सेल्फिश इससे नहीं थी, दृष्टिकोण से, बट वो सोच रही थी कि इससे बाकी समाज में, मेरे बाकी बहनों में या मेरे बाकी सहेलियों को क्या फ़र्क पड़ेगा। क्या बात है। ये जो आपने लड़ने वाली कहानी सुनाई, मैं आपको एक महिला की कहानी सुनाता हूँ जो हमारे परिवार में थी, मेरी नानी जी। बिल्कुल। मेरी नानी जी के 5 बच्चे थे। मेरी 3 मौसियाँ, बेसिकली मेरी 2 मौसियाँ, मेरी मम्मी और मेरे 2 मामा जी, 5 बच्चे। और जहाँ तक मुझे याद है, जो मैंने सुना था, शायद 23 या 24 साल की उम्र में वो विधवा हो गई थी।
राजस्थान के छोटे से गांव से आना 5 बच्चों के साथ। तो मेरी नानी जी मेहंदी बांटती थी शादियों में, गीत गाती थी, वो सब करके उन्होंने 5 बच्चों को पाला। एंड सम ऑफ मी जो मैं आज हूँ, मेरी मम्मी श्रेय जो उनको है, जाता है। मैं आपको कह सकता हूँ कि अ लॉट ऑफ इट। और मैंने मजाक नहीं कह रहा हूँ, कलकत्ते में आई थिंक 80-85 साल तक भी वो बस में जाती थी कि यार वहाँ किसी के यहाँ शादी हो रही है, मेरे जजमान हैं, मैं मेहंदी बांट के आऊँगी, कुछ 500-1000 रुपये मिलेंगे, इस उम्र में भी। और वी लॉस्ट हर बिकॉज वो गिर गई थी। तो एक प्रॉब्लम जो मुझे सॉल्व करना है ना, कि हमारे जो बुजुर्ग हैं वो गिरने से जो दिक्कतें होती है ओल्ड एज में, हाउ डू यू इंश्योर दैट, दैट्स अ सेपरेट टॉपिक। बट एक मैंने अपने परिवार में अगर किसी को देखा है, आप फाइटर कह लें, मोटिवेटर कह लें, और कभी भी हमने 30-35 साल जो मैं अपनी नानी जी को देखा था, कभी भी गुस्सा नहीं, शिकायत नहीं, कोई शिकायत नहीं, हमारे आना, मतलब अब मैं इमोशनल हो जाऊंगा, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने जो फाइट वाली वो कही। और कई बार हम इंडिया में देखते हैं कि विद्या, हाउ इज इट रिप्रेजेंटेड, सरस्वती जी, जी, लक्ष्मी जो हम शेयर बाजार में लगे हुए रहते हैं, जीडीपी कौन है, इट्स अ वुमन, एक औरत है। बिल्कुल। तो हम अपने ख्यालों में, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो इज्जत हो, चाहे वो विद्या हो, हम औरतों को इतना दर्जा दे रखे हैं, लेकिन सोसाइटी में, इकोनॉमी में उनका वो रोल होता ही नहीं है। एंड प्रॉब्ली हम जैसे लोगों को ही उसमें होड़ करनी होगी। नहीं, बिल्कुल। ये बहुत बड़ी बात कही आपने, क्योंकि मेरी किताब की शुरुआत वहीं से होती है कि जो इंडियन सोसाइटी है, समाज है, बड़ा पैराडॉक्सिकल है हिसाब से। बिल्कुल बिल्कुल। एक तरफ है आपने महिलाओं को इतनी ऊंची दर्जा दे रखी है, खाली विद्या, लक्ष्मी, ब्रेवरी, दुर्गा, बिल्कुल एक्चुअली, हाँ? बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरे तरफ औरतों को दबा के रखा गया है, उनके अगेंस्ट में वायलेंस इतना अधिक है कि वो बोलने लायक नहीं है। और ये स्टैटिस्टिक्स काफ़ी पूरे भारत में हैं, अच्छी तरह पता है, काफ़ी हद तक ये दुनिया के लिए भी सही है। 90% से जो ज़्यादा वायलेंस होती है यंग गर्ल्स या वुमेन पे, वो उनके करीबी लोग करते हैं, जान पहचान वाले, घर के अंदर वाले ही या पड़ोसी हो, उस इकोसिस्टम में होता है। वो कोई बाहर वाला आके, दूर वाला आके कोई नहीं करता है, वो बहुत कम है। और कई बार वो परिवार में बात आगे भी नहीं आती है कि लोग क्या कहेंगे, डर जाती हैं बच्चियां, बोल भी नहीं पाती हैं। वो भी हो जाता है। और ये जो कम पढ़ाओ, वो पढ़ने से लड़की बिगड़ जाएगी, वो किसी और के साथ भाग जाएगी, ये जो सब रस्में रिवाज आ जाते हैं, फिर ये सब तो परिवार वाले ही ले आते हैं, आसपास पड़ोस वाले ही ले आते हैं, बिरादरी वाले ही ले आते हैं। ये तो कोई भगवान ने तो नहीं कहा कि मत पढ़ाओ, हम सब लोग। तो उसमें पढ़ाई का बहुत बड़ा योगदान रहा है, बहुत बड़ा। ये जो स्ट्रगल वो आपके नानी का, उसके बाद वाले जनरेशन का, कोई एक आदमी, जब कोई एक बच्चा उस परिवार से जब कॉलेज से पढ़कर एक अच्छी नौकरी करता है और आगे बढ़ता है, तो फिर वो क्या करता है, फिर वो आने वाली सारी पीढ़ियों की पूरा किस्मत ही बदल देता है। बिल्कुल किस्मत। इनफैक्ट मेरी मदर इन लॉ, अभी तो लेट डॉक्टर निर्मला श्रीवास्तव, you'd be surprised, वो डॉक्टर बनी थी कानपुर के पास एक छोटे से गांव से। अब आप समझ लो, ये 50 साल पहले की बात है, एन इम्पॉसिबिलिटी की इन दोज डेज, उस जमाने में। और उनके कारण जो परिवार का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, जो आपने कहा कि मेरे ससुर जी भी रेडियोलॉजिस्ट हैं, लेकिन एक महिला अगर अब 50 साल पहले अगर डॉक्टर बन जाती हैं, तो आसपास सब लोग इंस्पायर होते हैं, बिल्कुल, बच्चे प्रोत्साहित होते हैं। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ अ सक्सेसफुल वुमेन इन इंडिया इज मैसिव, इट हैज अ मैसिव मल्टीप्लायर इफेक्ट। और ये तो पूरे दुनिया में देखा गया, भारत के लिए तो एकदम ही सच है कि जब एक औरत आगे बढ़ती है तो क्या होता है, वो जो उसकी जो कमाई होती है, जो बचत होती है, उसका जो खर्चा होता है, वो उसके बच्चों के भलाई के लिए जाता है, उनके पढ़ाई के लिए जाता है, उनके स्वास्थ्य पे खर्चा होता है। वो उसे फिजूल खर्च पे नहीं उड़ा देती है। न दारू पे खर्च होता है, न मजाक की चीज़ों पे खर्च होता है, ना फिल्म में खर्च होता है, वो इसी पे खर्च करती है।
और वहीं से फिर एक पीढ़ी पूरी आगे बढ़ जाती है। दत्ता बाबू, आपकी किताब में पेज 22 में आपने दुनिया के बेस्ट इन्वेस्टर वॉरेन बफेट को कोट किया है जी। जो उन्होंने स्ट्रेट कोरिलेशन किया है कि अमेरिका इतना उन्नति कैसे कर पाया, क्योंकि औरतों को उत्साहित किया गया, उनको वर्कफोर्स में ऐड किया गया। और मैं कोट करता हूँ, विमेन आर अ मेजर रीजन वी विल डू सो वेल, कहते हैं मिस्टर बफेट। और 1776 से 1947 तक अमेरिका में जो चेंजेस आए थे उसके बारे में वो कहते हैं कि अमेरिका हैज़ फोर्स्ड दिस सक्सेस वाइल यूटिलाइजिंग इन लार्ज पार्ट half of country's talent, which is our women. For most of our history, whatever their abilities, we have relegated to their sidelines, but in the last 100 years, we have brought them up, and only because of that, America has prospered. और इस पैराग्राफ को लेके आप कहते हैं कि 1776 अमेरिका और 1947 इंडिया अगर आप कंपेयर करें, काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं। तो अगर मिस्टर बफेट कह रहे हैं कि औरतों के बिना हम सक्सेसफुल नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। नहीं, वो देखो वहाँ पे क्या हुआ यूएस में, बाकी दुनिया में भी, ये यूरोप की भी हम जिक्र करें तो वही बात होगी। वर्ल्ड वॉर 2 वाज अ मेजर टर्निंग पॉइंट। यस। वर्ल्ड वॉर 2 में क्या हुआ, सारे यंग जो मर्द थे, लड़के थे, वो चले गए लड़ने के लिए। किसी को तो संभालना था, किसी को फैक्ट्री में यूनिफॉर्म बनाना था, किसी को दवाई के लिए बैंडेज बनाना था, किसी को हॉस्पिटल में जाके वो बैंडेज लगाना था, किसी को मरहम लगाना था, किसी को फैक्ट्री चलाना था। तो कौन करेगा? तो क्या हुआ, कोई चारा ही नहीं था तब, बट औरतों को काम करने के लिए आप जाना ही पड़ेगा। और जब औरतें गई काम करने के लिए, तो एक बार जो ये क्या है, एक बार जो लत लग जाए, आदत लग जाए पैसे कमाने की, अपने पैसे कमाने की, अपने इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस की, ये जो एक बार हो जाए तो फिर एक बार ये सोसाइटी से उसके बाद वो पीछे मुड़ के देखता नहीं है, वो वापस मुड़ता नहीं है। और साथ साथ और भी बहुत सारी डेवलपमेंट्स आई, बिकॉज उसके साथ साथ क्या हुआ, जैसे एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट था, एक बार औरतें काम करने लगी तो उनका घर में टाइम कहाँ जाता है? हाँ, खाना पकाने में, कपड़े धोने में और बच्चों को बड़ा करने में। कपड़े धोने का जो था उसमें वॉशिंग मशीन आ गया, इससे जो समय की बचत हुई, मिनिमम 1 घंटा रोज, इससे जो समय की बचत हुई ये सब चीज़ों से, जैसे डिवाइसेस आए, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स आए, औरतों के लिए घर से बाहर निकल के काम करना और आसान हो गया, उन्हें समय मिल गया ये सब करने का। उसके बाद और एक बात हुई विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट। आई थिंक टाइम मैगजीन या किसी ने बोला था, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज ऑफ द सेंचुरी विच हेल्प्ड वुमेन, विच वाज द इन्वेंशन ऑफ द बर्थ पिल। इंटरेस्टिंग। फर्टिलिटी केम अंडर द कंट्रोल ऑफ वुमेन। कितने बच्चे और कब पैदा करे, इसमें पहले औरतों का कोई से ही नहीं था। क्या बात है। और उनके कंट्रोल में आ गया, उनके कंट्रोल, वो मर्दों के हाथ से वो कंट्रोल निकल गया एक तरह से, कि मैं जब चाहूंगी तब बच्चा पैदा होगा, वो मेरे कंट्रोल में आ गया है। क्या बात है। तो ये जो हुआ, इससे एक बहुत बड़ा प्रोत्साहन मिला औरतों को कि दे कंटिन्यू ऑन द वर्कफोर्स, एंड दैट वाज अ बिग बिग डील। और ये बाद में बांग्लादेश में भी देखा गया है इन अ डिफरेंट वे। अगर देखा जाए, हम लोग अभी हर जगह उदाहरण आता है कि बांग्लादेश के ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स इंडिया से बेहतर है, बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है। हाँ। और ये भी बोला जाता है कि बांग्लादेश का वुमेन का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट भी इंडिया से कहीं ज्यादा है। बिल्कुल। आप ही की किताब में आपने शायद कहीं कहा है कि शायद वहाँ 40% है और हमारा शायद 25 या 26%। हाँ, और उस पर भी आए दिन बहस होता रहता है, वो 26 भी है कि नहीं। हालांकि मुझे लगता है शायद थोड़ा ज़्यादा ही है, कम नहीं है, बट ठीक है, वो अलग बात है, वो अलग बहस है। पर इसके पीछे भी ये इंडिपेंडेंस का बहुत बड़ा हाथ है। और इनके पीछे एक जो मैं बात करना चाहूँगा कि इसमें NGO, जो गैर सरकारी संस्थाएं होती हैं, उनका बहुत बड़ा हाथ होता है, पर्टिकुलरली हमारे जैसी सोसाइटी में। अच्छा। जैसे बांग्लादेश में भी क्या हुआ, औरतों का घर से निकलना एक मुश्किल था, वो तो और कंजर्वेटिव सोसाइटी है, तो ये पहुंचाएगा कौन? वो तो बाहर आके फैमिली क्लिनिक आप जितना भी लगा दीजिए, बिल्कुल, वो कोई आता नहीं था। तो NGOs वाले लोग जाने लगे उनके घर और जाके उनको समझाने लगे और दवाइयाँ देने लगे। अच्छा। एंड सो दैट वाज वन ऑफ द रीजन। आई एम नॉट सेइंग दैट्स द ओनली रीजन, ओनली रीजन नहीं है, पर वो एक बड़ा कारण था। अच्छा। कि उनके कंट्रोल में वो फर्टिलिटी आ गई। वेस्ट में भी यही हुआ और ये एक बहुत बड़ी वजह है। वैसे फर्टिलिटी जैसी प्रॉस्पेरिटी बढ़ता है, फर्टिलिटी एनीवे कमता है, वो हर देश में देखा गया है।
आज हम चीन में देख रहे हैं वही हो रहा है, और हमें पता है वहाँ तो भी फर्टिलिटी रेट बिलो रिप्लेसमेंट रेट ऑलमोस्ट है, और क्योंकि शादियाँ देर से होती है, लोग कम बच्चे पैदा करना चाहते हैं, तो शादी करना भी नहीं चाहते, तो वो भी एक बड़ी बात है। तो ये सब लेके हम अभी थैंकफुली हमारे प्रॉब्लम अलग है, हम वहाँ पे नहीं है, पर हाँ। इनफैक्ट नीलकंठ से जब बात हो रही थी तो उसने आपने जो वर्ल्ड वॉर वाली बात बताई, तो और आपकी किताब में भी उसका जिक्र है कि अमेरिका ने एक एक्ट पास किया था जिसका नाम था लैनहम एक्ट। जो आपने कहा ना कि मर्द तो सारे लड़ने चले गए हैं जी, अब महिलाओं को अगर काम कराना है तो बच्चों का ख्याल कौन रखेगा? तो गवर्नमेंट ने इसीलिए क्रशेस बनाए कि बच्चों का ख्याल रखने के लिए सेंटर्स बनाओ फोर्स करके, तो बच्चों को वहाँ छोड़ दिया गया है, इसलिए महिलाएं काम कर पाएंगी। बिकॉज चाइल्ड केयर इतना बड़ा हो गया अमेरिका में, इसलिए औरतें काम कर पाएंगी। वो आज भी वो सही है। आप कोविड के टाइम पे देखिए, जब लॉकडाउन हुए अमेरिका में भी और क्रशेस बंद हुए, तो औरतों का काम पे आना मुश्किल हो गया। एग्जैक्टली, क्या बात। हॉस्पिटल्स में नर्सेज नहीं थी, वो आज भी इतना इंपॉर्टेंट, जो क्रश वो तब बना, वो आज के तारीख में भी इतना इंपॉर्टेंस है। और उस पर एक छोटी सी मतलब कहानी सुना देता हूँ। हाँ। तो इंडिया में भी आई थिंक कुछ साल पहले, शायद 2015 या 16 में, मुझे याद नहीं है कब, ये क्रश का कंपलसरी किया है शायद कि अगर आपके पास इतने एम्प्लॉयज होंगे तो आपके दफ्तर के पास एक क्रश रहना पड़ेगा, खोलना ही पड़ेगा। ठीक है। तो ये अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस वाली बात है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो बहुत अच्छे, होना ही चाहिए। बिल्कुल। अब मैं एक बार एक पैनल डिस्कशन में था, ये ताज लैंड्स एंड में हो रही थी, और मेरे को पैनलिस्ट में एक महिला थी जो अपना खुद का बड़ा लिस्टेड कंपनी चलाती है, उनका है, तो वो मेरी को पैनलिस्ट थी। तो मैंने बात बात में बोला कि देखिए ये क्रश का ये नया रूल तब आया ही था वो, तो ये बहुत अच्छा बात है, इससे सुविधा देंगी। मतलब आपकी राय क्या है? तो ये कहती है कि ये इम्प्रैक्टिकल है। अच्छा, और मुझे पता था कि एक एमएनसी ने यहाँ पे लोअर परेल जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पे एक क्रश खोली हुई है। अच्छा। और उसके बाद क्या क्या कैपेसिटी यूटिलाइजेशन करना था। क्रश तो हमने बड़ा खोल दिया, पर हमारे पास तो इतने एम्प्लॉयज़ नहीं थे। तो उन्होंने जो बहुत अच्छा एक काम किया था, उन्होंने कहा कि हमारे आसपास जितने कंपनियां हैं वहाँ पे जो औरत है वो भी अपना बच्चे यहाँ रख सकती है, एक फ़ी लगेगा उसके लिए। तो ठीक है, तो चल रहा था ये अच्छा। तो मैंने इन महिला से पूछा, ये मैनेजिंग डायरेक्टर है एक लिस्टेड कंपनी की, कि आपकी क्या राय है? बोले देखिए इन प्रिंसिपल तो ठीक है, पर ये क्या इम्प्रैक्टिकल है? तो मैंने कहा ऐसा क्यों? अच्छा, मुझे तो लोअर पैरोल एमएनसी याद था, वहाँ पे ज़्यादातर औरतें सब अपना गाड़ी लेके आती थी। ये कहने लगी थी कि मेरे ऑफिस में इतने महिलाएं, कुछ थे 100-200 जो भी थे, और ये क्या है, सब ट्रेन से आती हैं। तो कहती है आपने कभी पीक आवर में बॉम्बे सबर्बन ट्रेन में ट्रैवल किया है? तो मैंने कहा हाँ मैंने तो किया है। तो कहती है तो आपको लगता है कोई बच्चा लेके आ पाएगा उस ट्रेन में? और जब मैं सोचता था हाँ ये तो प्रैक्टिकल बात है, उस ट्रेन में तो मैं ही चढ़ नहीं पाता था, औरतें चढ़ नहीं पाती हैं। वो 2 महीने, 8 महीने, 12 महीने, 2 साल के बच्चे को लेकर कौन चढ़ेगा उस पर? वो तो इम्प्रैक्टिकल है बिल्कुल उसके लिए। पर अगर कंपलसरी कर दिया तो इस महिला को क्रश तो खोलना था, पर उसमें कोई बच्चा था ही नहीं। तो आपको दोनों प्रॉब्लम सॉल्व करने पड़े। तो ये हाँ, ये क्या है, देयरफॉर जो पॉलिसी मेकिंग, आई डोंट, नीलकंठ ने बात की होगी शायद, पता नहीं अगर इस विषय में बोला कि नहीं उन्होंने। ये क्या है, वन साइज फिट सोल्यूशन चलता नहीं है हमारे जैसे बड़े कंट्री में और हमारे जैसे डाइवर्स कंट्री में। ये क्या तमिलनाडु का प्रॉब्लम और बिहार का प्रॉब्लम एक नहीं है, बिल्कुल, बहुत। बॉम्बे का प्रॉब्लम और नासिक का प्रॉब्लम एक नहीं है। तो और वो सर्विस इंडस्ट्री एमएनसी का प्रॉब्लम विद मैन्युफैक्चरिंग और अनदर सर्विस इंडस्ट्री विच इज़ नॉट, बहुत हाई पेइंग मार्जिन नहीं हो तो उसके प्रॉब्लम अलग होते हैं। और बैलेंसिंग इज़ नॉट ईजी, पर हमें जब सोल्यूशन की सोचते हैं पॉलिसी मेकर तो डिफ़िकल्ट है, मुश्किल है, पर ये सब सोचना बहुत ज़रूरी है। तो अब मेरे को आपसे पूछना है कि बदल क्या रहा है, और बदलने में मैं पहले हमारे बनारस में कबीर पैदा हुए थे, आई थिंक 1398 में जी। उस ज़माने में उन्होंने कुछ बहुत अच्छे, ऑब्वियसली आपको मालूम है, दोहे लिखे थे। वो 2 दिन पहले रशेश शाह जो हमारे इडलवाइस के फाउंडर हैं, उन्होंने मुझे वो कविता सुनाई थी। कुछ कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे थे, तब उन्होंने कहा था कि अजय तुमने वो सुना है कि भला हुआ मेरी मटकी फूटी, मैं पानी भरने से छूटी। मैं बोला ये तो कमाल की बात है, मुझे एक्चुअली याद है इसलिए मैंने लिख लिया। द ट्रेजेडीज, मेरी मटकी टूट गई, मैं पानी भरने से छूटी। राइट, यू सी, मतलब, एंड आई एक्चुअली थिंक कितना फॉरवर्ड थिंकिंग है ये, कि महिलाओं का काम पानी भरना नहीं है। एंड दिस इज आज से 700-800 साल पहले। बिल्कुल
तो बताइए कि कहाँ कहाँ मटकियाँ फूट रही हैं जहाँ हमारी बच्चियाँ, हमारी औरतें, हमारी महिलाएं पानी भरने को छोड़कर और कुछ प्रोडक्टिव काम कर रही हैं। क्या बदलाव आ रहा है? देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है। और ये क्या बदलाव तो बहुत आ रहा है। ये सोसाइटी में एक रिवॉल्यूशन हो रहा है आज की तारीख पे, पर साथ साथ बहुत कुछ नहीं भी बदल रहा है, या शायद इतनी जल्दी नहीं बदल रहा है जितना हम देखना चाहेंगे। क्या बदल रहा है? मुझे एक छोटे से कहानी से शुरू करता हूँ, अगर बिल्कुल इजाज़त हो बिल्कुल, तो। कहानियाँ ही तो मजेदार हैं। तो ये शायद 1988 की बात है। हाँ, मैं तो वो टेल्को में नौकरी करता था, और हम तीन टेल्को दोस्त, जो आज की टाटा मोटर्स टाटा मोटर्स में नौकरी करता था। और मुझे याद है, हम चार दोस्त, हम लोग गए शिमला घूमने। अच्छा। शिमला और मनाली। एक अच्छा। छुट्टी था कुछ, हम लोग को वो वेकेशन था, एनुअल लीव लेके हम 4-5 दोस्त, सब 3 उसमें से तो आईटी खड़गपुर के ही थे, पहुंच गए शिमला मनाली घूमने। और वहाँ क्या एक बार जैसे होता है, मतलब आप भी गए होगे, तुम भी गए होगे मनाली शिमला, तो हम एक वो वैली में उतरे। क्या वो अचानक मैंने देखा कि एक घर के पीछे एक औरत ना बर्तन मांज रही थी, और वो ट्रेडिशनल कपड़े पहनी हुई थी, वो हिल वाले जो पहनते हैं ना, जैसे वेरी कलरफुल। तो मैं उसके पास गया, करीब गया, और शायद 10-15 फुट दूर होंगे, जब मैंने उनसे इजाज़त मांगी कि क्या मैं एक फ़ोटो ले सकता हूँ। और एक कैमरा था हमारे पास छोटा सा। तो उसने अपने हाथ से बहुत वेहीमेंटली ना बोला, और पूरा अपना घूंघट ओढ़ के वो अंदर चले गई। मैंने कैमरा लिया भी नहीं था फ़ोटो लेने के लिए, मैंने खाली इजाज़त मांगी थी, परमिशन मांगा था। अच्छा। तो ये 1988 की बात है। तो जब 2004-5 इस टाइम में जब भी मैं जाता था गांव में, तो मैंने और वहीं से वो ट्रिगर हुआ इस किताब का भी। एक तरह से मैं देखता था कि वो शिमला का एक्सपीरियंस और आज 2005 का एक्सपीरियंस, करीब करीब 20 साल गुजर गए थे, बहुत बदल चुका था। एक तो जो यंग गर्ल्स थी ना, आप किसी को भी देखिए, उनके ड्रेस और स्वभाव और कॉन्फिडेंस में वो अर्बन शहरी लड़कियों से कोई कम नहीं था। भले ही वो ब्रांड नहीं पहनती थी, और अर्बन शहर की लड़कियां मॉल में जाएंगी तो ब्रांड पहनती हैं, उनके पास फेक ब्रांड का लिवाइस होगा, नाइक के टी शर्ट होगा, जो भी होगा, पर वही पहनती थी, और वही पहनी हुई है, और एकदम कॉन्फिडेंस। मुझे इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, वो आके बोलती थी हमारा तस्वीर खींच दीजिए। क्या बात है। खींचिए। अच्छा, ये खाली छोटी छोटी लड़कियां नहीं, अगर आप 50 साल के ऊपर किसी औरत को देखेंगे तो उनके पास शायद तब भी थोड़ा घूंघट हो, और उसके कम उम्र की शादीशुदा हो या ना हो, कोई भी औरत बहुत ही कम घूंघट डालती, शायद थोड़ा अपना सर ढक भी ले, घूंघट तो था ही नहीं प्रैक्टिकली। ये और ये कहीं भी चले जाइए आप। दैट वाज द फर्स्ट रियलाइजेशन। ऑब्वियसली महाराष्ट्र के गांव में जाएंगे तो घूंघट जीरो, आप उत्तर प्रदेश बिहार में जाएंगे शायद थोड़ा सर ढका हुआ मिलेगा, पर ये घूंघट गायब हो चुकी थी। तो ये जो है ना, ये जो बदलाव है, ये कोई बोलेगा शायद ये बहुत भारी आडंबरी बदलाव है। नहीं दत्ता बाबू, घूंघट की बात तो हम तो एक मारवाड़ी ब्राह्मण परिवार से आते हैं। मैंने अपनी मम्मी को मेरे ताऊजी के सामने घूंघट पहने हुए देखा है, जब आज से 30-35 साल पहले, जो मैं छोटा था। और मेरी मामी मेरे पापा के सामने घूंघट करती थी। पिछले 30 सालों में हमारे घर में घूंघट चला गया है। मेरी मम्मी भी अब सलवार सूट पहनती हैं, राइट। मेरी मामी अब मेरे पापा के सामने घूंघट नहीं करती हैं। और ये बदलाव क्यों आया मालूम है? बिकॉज ऑफ उनकी बेटियां, विच इज़ मेरी बहनें और बहुएं, वो एक बदलाव लेके आएंगी। घूंघट की ज़रूरत नहीं है। तो घूंघट का तो मैं प्रचलन हमारे परिवार में ख़त्म हो गया है। और ये आप अभी गांव-गांव में जाएंगे तो वहाँ भी आपको यही देखने को मिलेगा, और ये बहुत बड़ा बदलाव है। ये जो एम्पावरमेंट का एक स्टेटमेंट है, ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। दूसरा जो हुआ है, और जो कि आने वाले दशक में और हमें बताएगा इससे क्या बदलाव आएगा, 2011 की जो लास्ट सेंसस है हमारी, होपफुली आशा है कि अगले साल सेंसस होगी 2025 में, और हमें और ज़्यादा देखने को मिलेगा कि जो डेटा मैंने कोट किया है मेरे किताब में, वहाँ से हम कितने और आगे बढ़े हैं। 2011 का पहला सेंसस था जहाँ पे इंक्रीमेंटली एडिशनल नंबर ऑफ विमेन हु बिकेम लिटरेट was higher than the number of men। कमाल का डेटा है ये। हाँ, वो पहला बार था सेंसस में ऐसा डेटा आया जब जितनी एडिशनल औरतें लिटरेट हुई हैं वो मर्दों से ज़्यादा थी। इसका एक ही मतलब है, अगर आप इंडिपेंडेंस के टाइम से देखेंगे, हमारा लिटरेसी रेट तो बढ़ता गया है, पर वो एक ग्राफ था जौ का जो बढ़ता भी चला गया, या बढ़ता भी नहीं गया, कम से कम घटा तो नहीं।
ये पहली बार है 2011 सेंसस में, ये जो ग्राफ है डिफरेंस ऑफ लिटरेसी बिटवीन मेन एंड वुमेन, वो जॉ क्लोज होना शुरू हो गया है। और ये मुझे लगता है 2025 के सेंसस अगर होना चाहिए, उसमें दिखेगा कि ये और कम हो गया। एंड दिस इज ह्यूज, इट इज़ ह्यूज। इनफैक्ट मैंने आप ही किताब से एक डेटा भी उठाया और इनकी किताब से उठाया है। अमेरिका में 25 साल के ऊपर के मर्द और 25 साल के ऊपर की लड़कियां, 45% लड़कियां ग्रेजुएट हैं, सिर्फ 36% लड़के ग्रेजुएट करते हैं, और ये अमेरिका है। तो ये जो आपने डेटा दिया है, ये तो कमाल का डेटा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा। और इससे क्या हो रहा है, एक बार एडुकेशन आती है ना, मुझे पता है कि हमारे एडुकेशन के एरिया में बहुत सारी कमियां हैं, वो सब के बावजूद भी जो भी एडुकेशन हो रहा है, उससे क्या होता है, आदमी का और औरतों का दिमाग थोड़ा खुल जाता है आपको। और उसके साथ साथ क्या हुआ, ये एक आज का जो समाज है, इसमें और बहुत सारी चेंजेस आ गए। तो काफ़ी सारे चेंजेस आज हो रहे हैं इंडिया में। एक जो बड़ा चेंज हुआ, जो काफ़ी दिनों से शुरू है, आज नहीं शायद 1.5 दशक हो गया होगा, ये जो रास्ता बनना शुरू हुआ। फिर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की, जो वाजपेयी जी के टाइम से शुरू हुई, उसके बाद वाले सरकार ने भी आगे बढ़ाया, थोड़ा कम कभी थोड़ा ज़्यादा, फिर मोदी जी के सरकार ने भी और आगे बढ़ाया। हाईवे डेवलपमेंट और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इसका बड़ा योगदान रहा है। जैसे मैं आपको बताता हूँ और एक उदाहरण, मैं हैदराबाद में, ये किताब की रिसर्च में और इसका जिक्र किताब में है, मैं एक बच्ची से मिला जो एक कॉल सेंटर में काम कर रही थी, या तब ट्रेनिंग कर रही थी, मैं अभी भूल, शायद ट्रेनिंग कर रही थी। अच्छा, आई थिंक वो संस्था ट्रेनिंग का स्किलिंग सेंटर चलाते थे, डॉक्टर रेड्डीज लैब। तो उस लड़की से बात कर रहा था, तो वो नांदेड़ से थी। पिताजी पहले हैदराबाद में काम करते थे, फिर रिटायर होके या कुछ हो गया तो वो अपने सपरिवार चले गए गाँव रहने के लिए। गाँव में ज़मीन जायदाद थी, तो बोले वही करेंगे, बच्चों को गाँव के स्कूल में डाल दिया। ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, वो जैसे होता है परिवार में कोई ज़मीन हड़प गया, कुछ हो गया, तो बहुत ख़राब स्थिति, आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब हो गई, बच्चे लोग स्कूल से निकाल दिए गए, यही थी हाल। तो इस स्थिति में इस लड़की ने अब क्या किया, देखिए। इसके साथ साथ और एक चीज़ है, ये जो टेलीकॉम रिवॉल्यूशन आया है, और हमें पता है कि अभी मोबाइल पेनिट्रेशन क्या हो गया है, तो ये दोनों चीज़ का मैजिक देखिए क्या हुआ। ये लड़की के पास अपने हैदराबाद के कुछ दोस्तों के नंबर थे। ठीक है। तो इसने फ़ोन किया और कहा घर की ये स्थिति है क्या। तो उसके एक दोस्त थे जिसने तब तक कुछ शुरू कर दिया था, कहा वो बोले तू आ जा और मैं यहाँ ट्रेनिंग कर रही हूँ, तू भी भर्ती हो जा, दाखिला ले ले। तो ये लड़की एक दिन बस पे चढ़ के पहुँच गई हैदराबाद। ये थी उसकी कहानी, और मैं और ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ, बट यही थी उसकी कहानी। मोबाइल और रास्ता, वो रास्ते के चक्कर में बस चल रही थी, सेफ्टी था, आपका शायद 10-12 घंटे का जर्नी 4 घंटे में पूरा हो रहा था, ये जो भी हो रहा था। वो पहुंच गए हैदराबाद मतलब इतना दूर नहीं था कि हम जा ही नहीं सकते हैं, जो कि आज 30 साल पहले रहा होगा उनके लिए। ये क्या हुआ, हैदराबाद पास आ चुका था बहुत, और ये जो फासला पास आ चुका था, इससे कितना फ़र्क पड़ गया उस बच्ची के ज़िंदगी में। तो इस तरह के रिवोल्यूशन जो है बहुत सारे हैं। एक तो रास्ता वाला मैंने बताया, और रास्ते के साथ साथ क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ जाता है, सेफ्टी बढ़ जाती है, बहुत कुछ आता है। दूसरा बिजली। अब क्या हो गया, पहले जैसे अब ऑलमोस्ट सरकार तो कहती है 100%, शायद 100% ना हो, 98 हो, 95 हो, कुछ भी है, जो भी है, बट पर वो है। बिजली आज चले कर पहुंच गई है गाँव में। नासा की तस्वीरों से भी तो पता चलता है कि हो वो आपके सैटेलाइट पिक्चर से पता लग जाता है। अच्छा, 95% खाली विलेजेस में आज के तारीख में बिजली नहीं है, बिजली है। और एक जो चीज़ हुआ है, पहले डेफिनेशन होता था बिजली देने का गाँव में कि आपके गाँव में पुल पहुँच गया है, पोल लग गया है, ठीक है ना, या पंचायत में एक लाइट का बल्ब लग गया। अभी क्या है, ये परिभाषा में बदलाव लाया इस सरकार ने कि इतने परसेंटेज घर में लाइट पहुंचना चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है डेफिनेशन में। उस पे हमने 95% या 98% या जो भी है जहाँ पे बिजली पहुंच गई है। और इसीलिए आप देखेंगे, अगर आप लास्ट 7-8 साल का हमारा पावर कंजम्पशन ग्रोथ देखें, ये हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ से कहीं ज़्यादा रही है। खाली रही नहीं है, अगर आप देखेंगे कौन से प्रदेशों में हो रहा है, ये गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटका या महाराष्ट्र में नहीं हो रहा है, जहाँ पे हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, जहाँ इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, जहाँ हमारी अमीरी है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये हो रहा है बिहार और उत्तर प्रदेश में, हमारे पुराने जो बीमारू प्रदेश में, मध्य प्रदेश में हो रहा है। और ये इसलिए हो रहा है कि इनके गाँव में आज बिजली पहुँच चुकी है।
और इससे क्या हो रहा है, जैसे मैंने आपको पहले वो अमेरिका की कंज्यूमर ड्यूरेबल वाली कहानी बताई, अब सोचिए जब गांव या छोटे शहरों में लोड शेडिंग कम हो जाए, बिजली पहुंच जाए, तो क्या होता है फिर वहां पे आपका टेलीविजन भी बिकेगा, रेफ्रिजरेटर भी बिकेगा, वहां पे वॉशिंग मशीन भी बिकेगा, डिश वॉशर भी बिकेगा, और ये सबसे औरतों का टाइम भी सेव होगा। समय सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे समय यही होगा, और ये बिक रहा है आज के तारीख में, और ये पेनिट्रेशन बढ़ रहा है। क्योंकि मुझे याद है वो 2005 का जब मैंने जिक्र किया, हम यूपी के एक गांव में थे, और लाइट भी नहीं था, अंधेरा हो चुका था, और हम गांव में बात कर रहे थे, तो हमारे जो गाड़ी था उसका हेडलाइट ऑन करके उस रोशनी में हम लोग बातचीत कर रहे थे। अच्छा, और भारत में एक चीज़ अच्छा है, आप गाँव में जाइए, छोटे छोटे शहरों में जाइए, कस्बे में, लोग बात करने को तो आ जाते हैं, हाँ, उसमें कोई दिक्कत, और लोग खुल के बात करते हैं। तो बातचीत में पूछा कि अच्छा टीवी वगैरह है कि नहीं, रेफ्रिजरेटर वगैरह है कि नहीं। तो एक वो बुजुर्ग थे वहाँ, बोले अरे बेटा टीवी रख के करेंगे क्या। मैंने कहा क्यों। तो कहे अरे शाम के 6 बजे से तुम तो देख ही रहे हो, वो 10-11 बजे तो बिजली रहती नहीं है, तो टीवी देखेंगे कब। टीवी अगर बिजली हो तब ना रखें, और यही कहानी थी। तो ये एक बदल गया मोबाइल फोन और टीवी से। क्या हुआ प्रचलन से, इंफॉर्मेशन जो था ना, इंफॉर्मेशन एसिमेट्री जो था, अर्बन रूरल इंडिया, अर्बन स्मॉल टाउन इंडिया, एकदम अलग हो गया। इंटरनेट ने बहुत किया इसका। मैंने ये देखा जब मेरी किताब निकली, तो मैं ऑब्वियसली फेसबुक में लगाता था इसके बारे में। अच्छा, हमने एक जर्नलिस्ट को इंटरव्यू किया था, वो इंडिया टुडे में तब काम करती थी, हिंदी के वर्षन एडिशन में, मनीषा पांडे जी, उनका मैंने दिल्ली में इंटरव्यू किया था। अच्छा, किताब निकलने के बाद उन्होंने अपने फेसबुक पोस्ट पे एक पैराग्राफ लिखा, वो शायद किताब से निकाला, नहीं किताब नहीं, उन्होंने कहा कि हम उनसे कैसे मिले। मैं उनको फेसबुक पोस्ट पढ़ के ही उनको कांटेक्ट किया, जाके फिर उनसे मिला, उनका पूरा लंबा इंटरव्यू लिया। और इलाहाबाद की लड़की है, तो उनकी कहानी भी बहुत दिलचस्प है। पर उन्होंने ऐसा एक पैराग्राफ का इंटरव्यू दिया कि हम अनिरुद्ध दत्ता से मिले, ऐसे मिले, उन्होंने मुझे ईमेल लिखा या कुछ किया, और फिर हमने बातचीत की, बहुत अच्छी बातचीत रही, और वो बातचीत भी इस किताब में है। तो मैं एक दिन सवेरे उठा, सवेरे, ठीक है, मेरी कोई फेसबुक में ज़्यादा पॉपुलैरिटी तो है नहीं, मतलब हम सबकी जैसे वैसे ही 100, 200, 500 दोस्त होंगे। मैं अचानक देखता हूँ मेरे 100 इन्विटेशन है फ्रेंडशिप के। क्या बात 100 से ज़्यादा। तो मैं बोला ये क्या हुआ, आज मैजिक हो गया ये। तो 100 से ज़्यादा। फिर देखा अच्छा कौन है, मैंने सोचा थोड़ा देखते, तो कुछ ऐसे स्क्रॉल करते हुए देखा, तो देखा सब लड़कियाँ हैं। अच्छा, फिर मैंने अच्छा ये दिलचस्प है, तो मैंने बोला ये इनमें कॉमन क्या है, इनमें से तो मैं तो किसी को जानता नहीं हूँ। तो मैंने जाके देखा सब मनीषा पांडे की फॉलोअर्स हैं। अच्छा। तो उसका एक पोस्ट इतना वायरल हो गया कि मुझे 100-200 इनवाइट आ गया। अच्छा, तो मैंने उनमें से कुछ को तो एक्सेप्ट कर लिया, मतलब ऐसे ही, अब 100 को एक्सेप्ट करने तो बहुत टाइम लग जाता है, तो एक्सेप्ट कर लिया। और फिर मैं जाके उनका पढ़ने लगा, वो लोग लिखते क्या है, एंड इट वॉज ऐसा विंडो है ना ऑफ व्हाट, एंड मोस्ट ऑफ देम वर फ्रॉम स्मॉल टाउन्स, छोटे छोटे शहरों से थे, गाँव से भी थे। और तब हमें पता लगा कि इंटरनेट का पावर क्या है, पेनिट्रेशन कितना। और ये लड़कियां वहाँ पे कुछ शादीशुदा थे, कुछ नहीं थे, कॉलेज जाते थे, जो भी जाते थे, सब अपने दिल की बात वहाँ लिख रहे, कविताएं लिख रहे थे, जो वो शायद अपने समाज में किसी से बात ना कर सकते हो, वो इंटरनेट ऑनलाइन में था। एक बहुत ही अलग दुनिया थी, एंड यू कैन मेक दैट पेनिट्रेशन दैट इज हैपनिंग। सो मोबाइल का एम्पावरमेंट, टीवी का एम्पावरमेंट, हमें और एक याद है, एक बार सीहोर के गांव में, मध्य प्रदेश में, अच्छा। ये 2009 की बात है शायद, किताब के बहुत पहले। तो मैं और हमारे एक साथी थे, श्रीनी, शायद आपको याद होगा, बहुत ही अच्छे थे, अनफॉर्चुनेटली गुजर गए। तो हम दोनों गए हुए थे, और ऐसे ही गाँव में एक इंटरव्यू ले रहे थे, और सीहोर था, वहाँ इट्स वेरी फेमस फॉर इट्स गोल्डन व्हीट, जो आईटीसी का सब आता है ना, आशीर्वाद वगैरह सब वहीं से आता है, दैट इज़ द बेस्ट व्हीट ऑफ इंडिया। तो मैंने एक वो टीवी वीवी लेके फिर चर्चा हुई, तो मैंने पूछा भाई यहाँ पर टीवी आने से क्या हुआ। तो एक बुजुर्ग थे, बोले कि पहले क्या था, अच्छा था वो सब, वो किसान का प्रोग्राम आता था, क्या वो दूरदर्शन वाला, खेती या कृषि दर्शन आता था, हम देखते थे, जानकारी हो जाती थी। तो अभी तो बदल गया है, क्योंकि अभी तो बहुत सारे चैनलें आ गई हैं। तो मैंने कहा उससे क्या फ़र्क पड़ा। तो बोला, हंसते हो कहते हैं, उसे एक तो फ़र्क पड़ा कि अब रिमोट हमारे हाथ में नहीं है, वो हमारे हाथ से निकल गई है घर में। बोला और दूसरा, बोला दूसरा क्या है, छोरा छोरी अभी भाग के शादी कर लेते हैं। तो ये क्या है, ये जो टीवी का जो असर है या मोबाइल का जो असर है, ये भी एक तरह से एम्पावरमेंट ही है। देखिए तो ठीक है, खाली इनसे खाली ये नहीं छोरा छोरी भाग के शादी कर लेते हैं, औरतों को ये भी लग गया, और कि अगर डिवोर्स भी होना हो, अगर शादी ठीक नहीं हो, तो हम शादी से बाहर निकल सकते हैं, और इसमें कोई बुराई नहीं है।
हर तरह के सीरियल में आज ये दिखाया जा रहा है। अगर आप एकता कपूर के सीरियल में ये देखते हैं तो वो एक्सेप्टेबल है हमारे लिए भी, वो सोसाइटी में हो रहा है इसलिए। तो कुछ लोग कहेंगे ये बहुत खराब है भी, पर पॉइंट इज इट्स बेटर टू बी डिवोर्स देन हैव अ बैड मैरिज, राइट। तो ये अच्छा, सो रास्ता, मोबाइल फ़ोन, टीवी और कुछ कुछ ये सरकारी प्रोग्राम जो हुआ है, आई थिंक इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट हमें देखना पड़ेगा। मुझे तो लगता है इसका बहुत ही पावरफुल इम्पैक्ट है। जैसे एक है ये उज्ज्वला LPG वाला, अच्छा, इससे भी समय, एफिशिएंसी बहुत अच्छी बात, और हेल्थ, तीनों हेल्थ। ये जो स्मोक इनहेल करती है लड़कियां बच्चियां घर पे बैठ के रोटी सेकते हुए, ये मतलब आप समझ नहीं सकते इसका 20 साल में हमारे हेल्थ पे क्या नतीजा आएगा ये अगर चलता रहा प्रोग्राम। और इसलिए एक ये सब्सिडी है जो मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट कंटिन्यू करे। फिर आवास योजना पे जो हुआ, जनधन योजना पे जो फाइनेंशियल इंक्लूजन हुआ, ये UPI के चक्कर में जो एम्पावरमेंट आया, फिर टॉयलेट्स, ये जो शौचालय बने, इसका जो हेल्थ, ये क्या है हमारे गांव में छोटे इवन कुछ कुछ शहरों में उस सवेरे से शाम तक तो औरतें बाथरूम ही नहीं जाती हैं। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, ये थोड़ा एलिटिस्ट लगेगा बट एक्चुअली सच्ची घटना है। हम एक बहुत भव्य मंदिर में, मैं अपनी 3 महीने पहले मैं और पूरा परिवार बिटिया के साथ में गया, और उस मंदिर में अरबों रुपए का दान आता है। और मेरी छोटी बिटिया जो आप जानते हैं स्पेशल नीड्स है थोड़ी सी, तो उसको बाथरूम जाना था तो लेके गए। दत्ता बाबू, आप और मैं मर्द हैं, हम भी उस टॉयलेट में हम नहीं जा पाते, हमारी बच्चियां तो बिल्कुल नहीं जा पाएंगी। और तब मैंने वो कुछ मंदिर में लोगों से बात भी करी कि आप या तो यहाँ कुछ शुल्क लगा दें, कुछ वो लगा दें, अगर महिलाएं नहीं जा पाएंगी मंदिरों के टॉयलेट्स में तो कैसे होगा। और ये कोई छोटा सा मंदिर नहीं है, नाम नहीं लूँगा मंदिर का, बहुत ही भव्य मंदिर है और अरबों रुपए इस मंदिर में है। तो टॉयलेट्स का प्रॉब्लम हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा हो गया। बिल्कुल, ये तो है ही है। और आप सोचिए फिर गांव देहात में क्या हाल होगा। तो ये जो टॉयलेट वाली प्रोग्राम है, और अभी जो सबसे बड़ा जो काम चल रहा है ये नल से जल वाला, ये क्या घर पे जो नल वाला पानी आने लगा। और मैंने ये मध्य प्रदेश में, झारखंड में, तेलंगाना में तो पहले ही शुरू हो गया था, वहाँ के राज्य सरकार ने किया था ये प्रोग्राम। अगर आप देखें तो इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहेगा। और अभी क्या, जैसे झारखंड में मुझे बताया किसी एक ब्यूरोक्रेट ने कि उनका जो लिख, तो मैंने पूछा शौचालय तो बन गया, पानी नहीं है, बहुत जगह इस्तेमाल नहीं होता है, तो क्या इसीलिए तो नल से जल वाला प्रोग्राम हम ऐसी जगह पे नल लगा रहे हैं ताकि वो शौचालय में पानी पहुँचे। और ये हो रहा है। अब ठीक है, अब सरकार का क्लेम जो है उतना नहीं होगा, पर पहुँचा है। जैसे ओपन डेफिकेशन फ्री नहीं हुआ है, समय लगेगा, सोच आ गई है, सोच आ गई और लोगों में बदलाव आ रहा है। मैं यही कहता हूँ, जैसे मुझे काफ़ी लोग कहते हैं कि अरे यार वो तो LPG सिलेंडर का इतना दाम है, कोई लेता नहीं है। मैं कहा कोई लेता नहीं, ऐसी बात नहीं। बोलता नहीं तो 3 ही होता है साल में। मैं बोला यार उनके घर में जो खाना पकता है वो 3 ही चलेगा सारे साल में। बिल्कुल। मेरे यहाँ एक छोटा सा घर है करजत में, गाँव में, वहाँ पे जो उनको हमने दिया 1 सिलेंडर, हमारी घर का 2 सिलेंडर है तो 1 वो इस्तेमाल करते हैं, उनका साल में मुश्किल से 2 सिलेंडर खर्चा होता है, कि उनके घर में पकता ही इतना कम है। मतलब जो हमारे घर के साथ तुलना करना बहुत गलत है उसमें, ठीक है। उनकी स्थिति सुधरेगी एक दिन, पर आज जो उनके घर में पकता है, जितना खाना बनता है 2 जन के लिए, उसमें वो 2 या 3 सिलेंडर से सारा साल गुजर जाता है। और ये हकीकत है, कहीं कहीं नहीं खरीद रहे। जैसे मैंने काफ़ी लोगों से बात की, मैं तो एक बार यहाँ से भिवंडी से ट्रक में गया जयपुर तक। क्या बात, 2 रात 1 दिन बिता के, ठीक है। तो कभी अलग से आपसे पूछूं। हाँ, वो एक अलग बात है, वो ट्रक जर्नी वो बहुत ही दिलचस्प जर्नी थी। पर वहाँ भी आप पूछे तो वो कहते हैं कि हाँ आ तो गया उज्ज्वला। तो मैंने कहा आप लोग इस्तेमाल करते हैं? तो कहते हैं कि हाँ, पर क्या है, जब वो जल्दबाजी में रहते हैं ना, तब हम गैस का इस्तेमाल करते हैं घर पे, गाँव में। मैंने बोला जल्दबाजी कैसे? पर जैसे बिटिया की स्कूल में देर हो रही है, या कोई अचानक मेहमान आ गया तो चाय देना हो, तो उस पर होता है। मतलब बाकी समय क्या, वो खाने में मज़ा नहीं है जो लकड़ी के चूल्हे में होता है। और यही बात मैंने खाली उत्तर प्रदेश के गांव में नहीं, मैंने वो झारखंड में भी सुना है। तो ये क्या, ये आदत एक बार बदल जाएगी। मैं कहता हूँ उस घर पे जो लड़की बड़ी हो रही है या जो लड़का बड़ा हो रहा है ना, वो एक बार देख लेगा गैस, और उसका जो कन्वीनियंस है, उसकी जो समय की बचत है, उस पर जो सेहत की इम्प्रूवमेंट है, उसकी माँ भले ही आधा काम कर ले या 70% चूल्हे पे करे, 30% वो एक जनरेशन में बदल जाएगा। और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इसको सस्टेन किया जाए, इस कैंपेन को, इसको, या स्वच्छ भारत को, ये सब चलना चाहिए। आपने कहा कि अगर गैस सिलेंडर भी पहुंच जाता है, 3 चीज़ों में होता है। एक तो समय बचता है, और अगर वो चूल्हे का धुआं आप नहीं इनहेल करते हो तो आपका सेहत अच्छी होती है। और वो लकड़ी ढूंढ के आना, चूल्हे में कोयला डालना, उसका पूरा का पूरा
समय बचता है, एक गैस सिलेंडर से एक तीर 3 शिकार। बिल्कुल। ठीक है। और इससे क्या हो रहा है, ये जो सब जो बातें कही ना, रास्ता बनना, हाईवेज बनना, बिजली पहुंचना, गैस सिलेंडर, शौचालय एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ये सब पे क्या हो रहा है, जो चेंज आपको दिखेगा अभी जब आप ट्रैवल करेंगे थ्रू आउट इंडिया, हाँ एक बहुत ही कॉन्फिडेंट एंड असर्टिव एंड एस्पिरेशनल इंडियन वुमन। पूरा पॉपुलेशन ही एस्पिरेशनल है, वो हमें पता है। हाँ हाँ हाँ। ये आपको हर जगह दिखेगा, बट औरतों में भी और लड़कियों में भी यही दिखेगा। और वो अपने हक के लिए और अपने विश्वास पे खड़े होने को तैयार है आज। जैसे मैंने आपकी वो प्रियंका की कहानी बताई मुंगेर से, और ऐसे बहुत सारी कहानियां हैं, अलग अलग वजह से बहुत कुछ हो रहा है। जैसे एक तानवी से मिला था, वो थी ये फोर्बसगंज बिहार से, छोटा शहर, अच्छे पढ़े लिखे परिवार से है, पिताजी डॉक्टर है। पर वो फोर्बसगंज में क्या था, वो जब बड़ी हो रही थी वहाँ पे स्थिति अच्छी नहीं थी, लॉ एंड ऑर्डर की एट्सेट्रा। रेड लाइट एरिया होता था वहाँ। फोर्बसगंज बहुत फेमस रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इन्हें तो घर से निकलने ही दिया नहीं जाता बिल्कुल था, नहीं दिया जा सकता है। पिताजी नहीं है तो निकलने नहीं देते नहीं, थे। मुझे याद वही है मुझे किस्सा। तानवी बता रही थी। तो अच्छा। फिर और कहती थी, उसने एक लाइन यूज किया था जब मेरे, और वो लाइन किताब में भी है, उसने कहा था, मैं तो इसी डर से पढ़ती थी कि कहीं शादी ना कर दे। क्या बात है। डॉक्टर थे पिताजी, एकदम एनलाइटेंड लोग थे, पर वो कहते थे यहाँ की स्थिति इतनी खराब है, अगर ये ठीक से बच्ची पढ़ेगी लिखेगी नहीं तो हमें जल्दी शादी कर देनी पड़ेगी। तो कहती है कि मैं तो इसी डर से पढ़ती थी कि ताकि शादी ना हो जाए। करते। क्या बात है। पर आज वो बदल गया। अच्छा एक बार अब देखिए क्या हुआ, अब वो बनी डॉक्टर, उसने पढ़ाई की कहीं पटना मेडिकल कॉलेज में, कहीं आके वो डॉक्टर बनी। अच्छा फिर क्या हुआ, उसकी एक शादी एक इंजीनियर से हो गई। अच्छा वो रिश्ता आया, कहीं से शादी हुई। अब ये क्या थे साहब, एनलाइटेंड एक इंजीनियर है, बहुत ही ब्राइट है, और तो इन्होंने, जैसे होता है बिहार में, पूछा गया होगा जो भी हो, तो इन्होंने तो डाउरी लेने से साफ इनकार कर दिया। वाह। हाँ एकदम बिल्कुल ही मना कर दिया, बोले पागल हो गया, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो हुआ भी नहीं, तो शादी हो गई। अब देखिए बाकी परिवार में क्या बात फैली, तानवी की शादी हो गई बिना दहेज के, क्योंकि वो पढ़ी लिखी है, वो डॉक्टर है। तो बाकी परिवार में भी चला कि हमारे बेटी बच्चियों को भी डॉक्टर इंजीनियर बनाना चाहिए, तो शादी दहेज की हो जाएगी। क्या बात है। तो ये जो एक वर्चुअस साइकिल शुरू होता है, ये अलग अलग सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रेटा में सोसाइटी के अलग अलग तरीके से होता है। एक बिटिया कहती है कि मैं अपने समाज में शादी करूंगी ताकि लोगों को ये न लगे कि ये पढ़ लिख ली इसलिए समाज के बाहर शादी कर रही है। हाँ, बिगड़ गई बेटी। बिगड़ गई बेटी। दूसरा आप इंसिडेंट बता रहे हैं कि एक बिटिया की शादी एक इंजीनियर से होती है जो कहता है कि मैं दहेज नहीं लूंगा, इसलिए अब लोग तो लोग उसको इंटरप्रेट करते हैं कि पड़ेगा। हाँ, क्या बात है, क्या क्या कहानी है। तो क्या, और धीरे धीरे क्या, वो जो पेट्रियार्कल बिलीफ है वो तो काफ़ी है सोसाइटी में, पर वो चेंज भी हो रहा है। और इसके लिए इसमें एक चीज़ जो है ना, जैसे आप और तुम और हम जिस समाज में हैं, या जिस सोसाइटी आप तो मुझे तुम ही बुलाइए। हाँ तुम, ठीक है, सॉरी, क्योंकि तो कई बार मुझे इस चैनल में कहा गया है कि आप जब मित्रों को बुलाते हैं आप तुम क्यों बोलते हैं, बट आप तो मुझे तुम ही बुलाइए प्लीज। तुम ही बुलाना है। नहीं आपको तो, आप तो मेरे लिए आप तो ये क्या है, जिस तुम्हारे और हम जिस समाज में रहते हैं, वहाँ पे शायद हमें, अगर हमारे बुजुर्ग, इन लॉज हो या अपने पेरेंट्स हो, पास रहे या साथ रहे, तो एक फ़ायदा होता है कि योर वाइफ विल वर्क, आपकी बीवी काम करेगी। बिल्कुल बिल्कुल। बच्चे जब छोटे हो, खासकर वो सपोर्ट बहुत ज़रूरी हो जाता है। बट अनदर सेट ऑफ सोसाइटी, अनदर स्टेट ऑफ सोसाइटी, जहाँ पे क्या, वो जॉइंट फैमिली जो है वो डेट्रीमेंटेड टू द प्रोग्रेस, अनफॉर्चुनेटली। क्योंकि क्या होता है, हर परिवार का डिसीजन वो जॉइंट फैमिली लेती है। ठीक है, और उसमें क्या होता है, वो चाचा, पिताजी, मामा, ताऊ जी सब आ जाते हैं, और उस खिचड़ी में क्या होता है, वो औरतों का वॉइस हमेशा दबा दिया जाता है। और ऐसे काफ़ी सारे उदाहरण मेरी किताब में है। अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे बिकॉज ऑफ माइग्रेशन बोलो, अदर प्रेशर्स हो, बंटवारा हो जाता है, जो भी हो, ये जॉइंट फैमिलीज अभी धीरे धीरे कम हो रही हैं। और जैसे जैसे जॉइंट फैमिलीज कम हो रहे हैं ना, ये सब परिवार में डिसीजन इज मूविंग बैक टू द माँ एंड द फादर, पिताजी। और जब यहाँ पे होता है तब माँ का वॉइस में एक दम आता है जो वरना नहीं रहता है अदरवाइज। और ये इस सोसाइटी, उस वर्ग में क्या है, रोल मॉडल्स बहुत कम है। आज तो फिर भी टीवी और मोबाइल के चलते काफ़ी सारे जानकारी हो गई है, बट वो ज़माना सोचो आज से 20 साल पहले भी, जब ये बहुत ही कम जानकारी थी, वो रोल मॉडल फिर वो मम्मी बन जाती है वहाँ पे, या कोई टीचर बन जाती है ज़्यादा से ज़्यादा, या कोई एनजीओ वाला बन जाता है। और वो एनजीओ वाली बड़ी बात है जो मैं उसको बाद में बताऊंगा। दूसरा जो हो रहा है कि
जो मैंने पहले ही बताया, दूसरी ये जो मेट्रो, बिग टाउन और छोटे शहर और गाँव की वो जो दरार है वो कम होते जा रही है, वो पास आते जा रही है। फिजिकली क्या उनको रास्ता करीब ला रहा है, जो आपको पता है हजारों उदाहरण है कंट्री में आज, जहाँ पे आप 12 घंटे में जाते थे आज 8 घंटे में जाते हैं, 8 घंटे वाला 4 घंटे में आप सफ़र तय करते हैं, पास आ गया है। उसी तरह जो बाकी दरार है वो तो आपके इंटरनेट और इंफॉर्मेशन ने पास ला दिया आपको, वो सब हटा दिया, वो दरार बिल्कुल हट गई है और ये बहुत बहुत बड़ी बात है। इनफैक्ट शायद मैंने वो नीलेश मिश्रा का वो एक स्लो इंटरव्यू होता है, हाँ, मैंने देखा था, उन्होंने शायद एक बहुत प्यारी बात कही थी कि ए सड़क तूने मेरे गांव में आने में देर कर दी, मेरा गांव तो अब शहर में बस गया है, कुछ ऐसा कहा, तो मुझे बहुत अच्छी लगी थी वो बात। तो आपको नीलेश मिश्रा के गांव की कहानी पता है क्या? नहीं। अच्छा, तो मैं उनके गांव में गया हूँ, तो मैं अच्छा। उनको थोड़ा बहुत जानता हूँ। अच्छा, कभी मिलाइएगा, मुझे बहुत अच्छी लगती है उनकी तो ये जो नीलेश मिश्रा है ना, इनकी तो करियर तो बहुत दिलचस्प है। ये हिंदुस्तान टाइम्स में काम करते थे, फिर शायद टीवी में किया कि नहीं पता नहीं, फिर उन्होंने एक किताब लिखी छोड़ के, एब्सेंट स्टेट, राहुल पंडिता के साथ। फिर वो बॉम्बे आ गए और स्क्रिप्ट राइटिंग और सॉन्ग लिरिक्स लिखने लगे। एक था टाइगर और कुछ और भी काफ़ी सारे फिल्मों में लिखी। फिर एक दिन सब छोड़ छाड़ के, और उन्होंने काफ़ी सारे यंग लोगों को ब्रेक दिया, बाय द वे। एक बार वो स्थापित हो गए, उन्होंने बहुत सारे लोगों को ब्रेक दिया। फिर वो रेडियो में स्टोरी टेलिंग में कहानी सुनाते थे और उन्होंने कहानी में भी लोगों को बहुत ब्रेक दिया, आप कहानी लिखिए मैं पढ़ूंगा। तो ये भी बहुत हुई उनके इस पे। फिर एक दिन वो वापस चले गए लखनऊ। अब उनके जो पिताजी थे ना, वो जियोलॉजिस्ट थे। अच्छा। डॉक्टर शिव बालक मिश्रा। ठीक है। ठीक है, वो जियोलॉजिस्ट थे और उन्होंने कनाडा में थे। उनके नाम पे एक डिस्कवरी भी है वहाँ पे कुछ। इनफैक्ट मैं उनका एक वीडियो देख रहा था, उस जमाने में उन्होंने कुछ पेटेंट फाइल किए उन्होंने थे कुछ किया अमेरिका जाके, और वो गांव में आके बहुत अच्छी शायद स्कूल चला रहे हैं। तो वही कहानी, स्कूल की कहानी है। तो वो जब बचपन वहीं गांव से वो कुछ ऐसे 20 किलोमीटर कुछ पैदल जाके स्कूल में आते थे, और रास्ते में सांप वाप रहता था, आए दिन बाढ़ भी आ जाता था, पानी बह जाता था। तो वो जब आए और जब फिर वो वापस आ गए कि गाँव में कुछ करना है, और जब ये रिश्ता भी आया शादी का नीलेश के मम्मी के साथ, तो वो बहुत ही मतलब वो मिलने लायक तो जो भी है। तो वो उनकी एक ही शर्त थी कि देखिए मैं तो गांव में कुछ करूंगा, और अगर मतलब आपको इस पथ पे चलना हो मेरे साथ तो ही शादी करिए, वरना तो इस तरह से उन्होंने भी ये बात मानी और शादी हुई। वो लोग 2 भाई हैं। फिर उन्होंने गाँव में एक स्कूल स्थापित किया, और उसके बाद उसको नीलेश मिश्रा ने बहुत बड़ा किया, और काफ़ी सारे उनके स्लो इंटरव्यूज़ वहीं पे होते हैं। मैंने उनके गांव के घर पे ही होते हैं सारे स्लो इंटरव्यूज़ देखे। अच्छा। 2-2 घंटे, कई बार मैं गाड़ी चलाता हूँ या तो सुनता हूँ, और इतनी डीप बातें कर जाते हैं ना वो, कभी कभी एक एक लाइन में। उस पर तो इनफैक्ट अगर आप राइट सो वेल एंड स्पीक सो वेल, तो अगर आप उनको अच्छे से जानते हैं, कोई मिलाइएगा, मैं तो थोड़ा बहुत जानता हूं, बहुत अच्छा तो जानता नहीं। हाँ। अब आपकी किताब में आपने 2 कहानियां सुनाई हैं, और उससे मैं एक पुरुष का दिमाग क्या होता है, पुरुष कैसे सोचता है और महिलाएं कैसे सोचती हैं। एक आपने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है अमिताभ बच्चन जी की पिक्चर अभिमान जी, जो जया बच्चन जी थी उन पिक्चर में, जहाँ पर पिक्चर में शायद ये दिखाया गया है कि जहाँ महिला मर्द से बेहतर होती है, जहाँ बीवी हस्बैंड से बेहतर होती है, उसमें ईर्ष्या आ सकती है, क्या बीवी आगे निकले ना निकले। और उस कॉन्टेक्स्ट में आपने एक और कहानी सुनाई है मेरी कॉम, जो हमारी बहुत ही काबिल बॉक्सर रही हैं, कि उनके जो हस्बैंड थे ऑनलर, आई डोंट नो अगर मैं उनका उच्चारण सही कर रहा हूँ कि नाम का, कि हम कहते हैं ना कि हर मर्द के पीछे एक महिला होती है। यहाँ पर एक कहानी है जहाँ एक सक्सेसफुल महिला के पीछे उनके पति थे, जिन्होंने देखा कि यार ये मुझसे ज़्यादा टैलेंटेड हैं, इनको मैं आगे बढ़ाऊँ। इस चीज़ पे बताइए कि मानसिकता और ये मर्दों की थिंकिंग और औरतों की थिंकिंग में आप क्या सोचते हैं? नहीं बिल्कुल, ये तो बहुत ये तो ज़रूरी है। जैसे कहते हैं ना, मतलब वो सपोर्ट तो चाहिए ही होता है। आज जैसे हम और तुम जितना भी कह ले कि हमने मेहनत किया और पढ़ाई की और हमें डिग्री मिली, बात तो ये खाली हमारे और तुम्हारे मेहनत की नहीं है, या हमारे दिमाग की भी नहीं है। इसमें तो बहुतों का योगदान गया। जैसे मैं कहता हूँ, मतलब हमारे पेरेंट्स का तो गया ही है, बट सोसाइटी, मेरे बहनों का सैक्रिफाइस, समवन सैक्रिफाइस इन द प्रोसेस कि मैं आगे बढ़ा, और ये आखिरकार ट्रेडिशनल इंडियन फैमिलीज में तो काफ़ी हुआ ही है। और हम माने या ना माने, तो मुझे तो ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिला मेरे बहनों से आगे बढ़ने का, और ये हकीकत है।
मेरे परिवार में भी ऐसा है। हाँ, आई कैन तो यह है, पर हमारे नेक्स्ट जनरेशन में ऐसा नहीं होगा। और यही बदलाव आया है एडुकेशन पे बोलिए, और हमारे सोचने के ढंग पे जो बदलाव आया है कि ये नहीं होगा। पर ये सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना सपोर्ट के कोई आगे जा ही नहीं सकता, और ये औरतों के लिए तो और ज़्यादा है। जैसे हमारे तुम्हारे भी आगे बढ़ने में वाइफ का सपोर्ट तो बहुत ज़रूरी है, 100। क्योंकि जब हमारे बच्चे छोटे छोटे थे, किसी को तो संभालना ही था, कोई तो प्राइमरी केयर गिवर था। मेरे केस में वो तो मेरी वाइफ थी, बीवी थी, उसी ने प्राइमरी केयर गिवर थी। मैं तो स्कूल के कितने पीटीए में गया मुझे ध्यान ही नहीं है, या काफ़ी बार मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, बच्चे बीमार हो गए तो कौन अस्पताल ले गया? मेरी बीवी नहीं ले गई, मैं तो था ही नहीं। तो वो एक सपोर्ट, बट औरतों को भी यही सपोर्ट और ज़रूरी पड़ जाता है, क्योंकि अगर नहीं तो उनमें क्या होता है, गिल्ट फीलिंग आ जाती है। आप उन्हें गिल्ट फीलिंग में बहुत जल्दी डाल सकते हैं कि यार वो देखो, वो औरत ठीक नहीं है, वो अपने बच्चों को देखती नहीं है, काम पे चले जाती है। तो इसमें क्या है, जो मैं मानता हूँ सपोर्ट की तो ज़रूरत है, बट एक माइंडसेट चेंज, सोशल माइंडसेट चेंज की बहुत बड़ी ज़रूरत है। और ये औरतों में भी चाहिए और मर्दों में भी चाहिए, मर्दों को खास करके चाहिए, क्योंकि क्या है, हम लोग सब ऐसे बड़े हुए हैं एक ट्रेडिशनल रोल। हमारे रोल मॉडल में हमने देखा कि घर पे कभी मर्द जाके खाना बनाता नहीं है, कभी वो जाके पानी लेके नहीं आता है। वो घर पे होगी तो तुम्हारी बहन को बोला जाता होगा कि अजय को पानी दो। हाँ, और ज़्यादातर घर में ऐसा ही हुआ है, एटलीस्ट हमारे जनरेशन था। पर अब अगले जनरेशन में बदलना पड़ेगा, और हमको हमारी मानसिकता को बदलाव लाना पड़ेगा। और ये बदलाव नहीं आएगा तो बहुत मुश्किल है ये चेंज ड्राइव करना, बहुत ज़रूरी है ये बदलाव लाना। और ये क्या है, हर एक घर में होना पड़ेगा। सरकार का कैंपेन बड़ा बड़ा वो अच्छा है, वो होना चाहिए, पर उसके बाद भी घर पे बहुत ज़रूरी हो जाता है ये माइंडसेट चेंज करना। जैसे आज के तारीख में ज़्यादातर अगर भारत के शहरों में देखोगे तो अगर कोई बोले कि हाँ वो बीवी काम करती है और उसका हस्बैंड काम नहीं करता है, तो लोग बोलेंगे अरे यार ये कैसा घर है, ठीक है। और आज आप चले जाइए अमेरिका या ब्रिटेन में, नॉर्मल है, तो काफ़ी नॉर्मल है। तो ऐसा नहीं कि 50% है, 10% होंगे, 5% होंगे, मुझे पता नहीं क्या है, पर लेकिन और उन्हें नज़रिया से कोई गलती नहीं। जैसे मैं जहाँ भी काम करता हूँ, काफ़ी बार ऐसा हुआ है, मैं गया हूँ यूएस, हमारे ऑफिस का कोई पार्टी है, किसी से मिला तो मैं किसी के हस्बैंड से मिला, तो मैंने पूछा आप क्या करते हैं, तो कहते नहीं मैं घर से काम करता हूँ, एक्चुअली मैं ही फुल टाइम पेरेंट हूँ, क्योंकि मेरी जो वाइफ है, और अच्छा दोनों बाय द वे आर फ्रॉम इक्वली इलस्ट्रियस कॉलेज। ऐसा नहीं कि हस्बैंड ने पढ़ाई नहीं की हो या की हो, दोनों इक्वली इलस्ट्रियस कॉलेजेस से, और अपनी चॉइस से, अपने चॉइस से उसने कहा कि देखो क्या है, मुझे तो ऐसी बच्चे बहुत पसंद है और उसका करियर मेरे से अच्छा जा रहा था, तो ठीक है ना, तुम आगे बढ़ो, मैं और मुझे तो मजा ही आ रहा है ये करने में। तो ये एक जो बात है, हमारे माइंडसेट, हर तरह के माइंडसेट में चेंज आना पड़ेगा। जैसे मैंने बोला, जैसे मैंने अपने किताब के लिखते समय जिन काफ़ी सारी लड़कियों से बात की, तो मैंने ये उनसे, जैसे मैंने कहा, मैं तो पूछता था आप कैसा शादी करना चाहेंगी, क्या करना चाहेंगी, और बाद में बाकी रिसर्च भी वो डेमोन्स्ट्रेट करती है। तो सबने कहा कि वो लड़कियों ने कहा लड़का मुझसे ज़्यादा पढ़ा लिखा होना चाहिए, बट कम से कम मेरा जितना तो पढ़ा लिखा होना ही चाहिए। वो सोच ही नहीं सकती है कि लड़का उनसे कम पढ़ा लिखा हो सकता है। अच्छा, फिर काफ़ी सारी लड़कियों ने ये बताया कि हाँ वो घर के काम में हाथ तो बटाए, पर मैं कभी नहीं कहूँगी कि वो मुझे पानी लेके आके दे जब मैं काम से वापस लौटूँ। ये क्या माइंडसेट की बात है, इसमें कोई मतलब आई डोंट वांट टू बी जजमेंटल आउट हियर। ये आप ऐसे ही बड़े हुए, आपने यही देखा गया है, आपको यही सिखाया गया है एक तरह से कि अच्छे नारी होने के नाते या अच्छी बीवी होने, पत्नी होने के नाते आप अपने हस्बैंड की देखभाल करें, पर वो वैसे वर्षा नहीं होता है। पर अभी धीरे धीरे क्या शहरों में आपको दिख रहा है, हमारे आसपास हमको दिखता है, ये सब बदल गया है। हाँ, और ये धीरे धीरे और बदलेगा। और इसमें क्या है, पर्टिकुलरली जब छोटे शहरों या की बात आती है, इसमें जो मैं एक बात पहले बताना चाहता था, गैर सरकारी संस्थानों की बहुत बड़ी भूमिका है, एनजीओज की। अच्छा, जैसे तुम और हम जहाँ काम करते हैं, और जिस तरह हम लोग हमेशा स्केल के बारे में सोचते हैं ना, क्योंकि अब भारत देश है, इसमें 100 आदमी का कुछ करके तो कुछ आना जाना है नहीं, ठीक है। मैं कहते रहता हूँ, देखिए लोग कहते हैं सिंगापुर का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा है, वहाँ का सबवे इतना अच्छा है, मेट्रो बहुत अच्छा है, कोई दो राय नहीं है उसमें, पर वहाँ का जितना मेट्रो है उससे ज़्यादा किलोमीटर मेट्रो तो दिल्ली शहर का है आज की तारीख में। और भारत देश को कुछ फर्क पड़ता है उससे? कुछ नहीं पड़ता है। वो खाली दिल्ली शहर को तो फर्क पड़ता है, वो भी नहीं पड़ता है, इतने लोग हैं दिल्ली शहर में। तो ये तो क्या स्केल का तो बहुत बड़ा एक योगदान रहता है, और वी ऑल बिलीव इन स्केल। और फाइनेंशियल इंक्लूजन, जैसे वो प्रधानमंत्री जनधन योजना ने जो किया,
ये यूपीआई का जो बेनिफिट है, या शौचालय की बात की हमने, नल से जल की बात की, ये सब ये जो स्केल का बेनिफिट है ये तो एक तरफ है। बट दूसरे तरफ जो है, जो एनजीओज है जो छोटे छोटे कस्बे में, यहाँ पे स्लम्स में काम करते हैं, गाँव में काम करते हैं, छोटे शहरों में काम करते हैं, उनकी एक बहुत बड़ी भूमिका है। क्योंकि ये क्या होता है, फॉर वेरियस रीजन्स, अचानक देखोगे उनको ध्यान रखना पड़ता है, उस स्कूल से बच्ची हटा ली गई, फिर उनके घर जाइए आप, पता लगा ये क्या हुआ, तो पता लगा कि उसकी शादी तय हो गई है, फिर माँ बाप को समझाइए कि शादी करने की उम्र नहीं है, बहुत समझाना पड़ता है। वो मतलब इट्स अ बैटल, वो एक घर के बाद दूसरे घर में करना पड़ता है, दूसरे के बाद तीसरे घर में करना पड़ता है, ये रोज़ की लड़ाई है। और ये क्या आपके खाली कैंपेन से नहीं चलेगा, इनकी एक बहुत अहम भूमिका है। और ये क्या हुआ है, धीरे धीरे इनको सपोर्ट करना, इनका फिनेंशियल सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, जो इन्हें मिलता नहीं है काफ़ी बार। और इसलिए जब हम स्केल ढूंढने चलते हैं तो हम भूल जाते हैं कि इनकी कितनी अहम भूमिका है। इनफैक्ट ये जो आपने फाइनेंशियल सपोर्ट वाली बात करी ना, हमारे एक आई एम श्योर घनिष्ठ मित्र हैं विनीत राय, जो आविष्कार ग्रुप चलाते हैं। बिल्कुल। 2017 में उनकी कंपनी जो आरोहण है ना, माइक्रो फाइनेंस, हाँ। मैंने इसीलिए इन्वेस्ट किया था कि महिलाओं को अगर आप थोड़ा सा भी उधार देते हैं, थोड़ा सा भी पैसा देते हैं, वो सिलाई मशीन, कुछ भी बेचना, बकरी, कढ़ाई करना, कुछ भी, हाँ। कुछ भी, 20 लाख महिलाओं तक पहुंच चुके हैं दत्ता बाबू। और ये माइक्रो फाइनेंस, बांग्लादेश का जो हमने जिक्र किया कि क्यों विमेन पार्टिसिपेशन वर्कफोर्स में बढ़ा है, वन ऑफ दैट इज बिकॉज ऑफ मोहम्मद यूनिस। एब्सोल्युटली। और माइक्रो फाइनेंस की शुरुआत वही उन्होंने करी है जो ये आरोहण कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। अब एक बार वापस आपने कहा था कि ब्रेवरी में हम दुर्गा जी को, बिल्कुल, सरस्वती जी को, लक्ष्मी जी को, तो हम अगर हमारी गॉडेसेस को देखें, राइट, जैसे हम दुर्गा पूजा तो कलकत्ते में हर साल मैं अभी भी जाता हूँ सेलिब्रेट करने के लिए, देखने के लिए। एक चीज़ मैंने देखा है कि हिंदू गॉडेसेस के बहुत सारे हाथ होते हैं, ठीक है। मेल गॉड्स के टिपिकली जो हमारे भगवान हैं उनके आमतौर पे 2 हाथ होते हैं या मैक्स 4। और मुझे जो लगता है कि ये विमेन कैन मल्टीटास्क, की एक ही समय में अगर मम्मी हैं तो खाना भी बना रही हैं, मुझे भी खिला रही हैं, फ़ोन पे भी बात कर रही हैं। हम मर्द शायद मोनोटास्कर बन के रहे हैं। इस पे आपका क्या थॉट? बिल्कुल सही है। ये क्या है, मैं कभी रियलाइज़ नहीं करता था, ये तो मेरे घर में मुझे रियलाइजेशन आया। क्या हुआ, काफ़ी बार मेरा बेटा अभी 24 साल का है, तो जब स्कूल में जाता था उसके बाद भी काफ़ी बार मैं उसे, जैसे हर बाप देता है, लेक्चर देता था, ये करो वो करो, ऐसा मत करो, ये क्यों किया, ये चलता था। फिर 15 मिनट का भाषण, और वो हाँ हाँ करता था, कभी पता नहीं सुनता था, नहीं सुनता था, जो भी है। जो आजकल के रिश्ते तो माँ बाप और बच्चों में बदल गया हमारे ज़माने से, और वो बदलता ही रहता है हर ज़माने में। पहले एक पावर डिस्टेंस था, आज की तारीख में पावर डिस्टेंस नहीं है। तो फिर एक दिन मेरे वाइफ ने बोला, ये क्या तुम ये बिल्कुल गलत कर रहे हो। उन्होंने क्यों बोला, लड़कों को क्या है, मल्टीटास्क किया ज़्यादा प्रोसेस नहीं होता है। उसे जब बोलते हो ना तो एक चीज़ बोला करो, तो शायद उसके ध्यान में रहेगा, वो करेगा। तुम उसको 3 चीज़ समझाते हो एक ही साथ, वो क्या है, उसको एक भी नहीं पाले पड़ता है और फिर कुछ नहीं होता उस पर। इंटरेस्टिंग। और जो बात है मल्टीटास्किंग, तो वो करते ही है। वो गोदी में बच्चा लिए, वो खाना भी बना रही है, फिर कहीं किसी को फ़ोन आ गया वो भी कर रही है, किसी को कुछ देना हो तो वो भी दे दिया, खाना भी दे दिया, नाश्ता भी दे दिया। तो इनक्रेडिबल, द विमेन आर इनक्रेडिबल। In fact, I often think that they would probably make better CEOs because they can actually multitask, right? और एक मैं आपको मजाक का किस्सा फंड मैनेजमेंट पे तो बोलती है कि विमेन फंड मैनेजर्स डू बेटर देन मेन। टोटली एग्री। और ये तो रिसर्च ही दिखा रहा है आपको। या तो एक मजाक का किस्सा हुआ, अभी पापा मम्मी सिंगापुर आए हुए हैं, तो मैं डाइनिंग टेबल पे बैठा था, तो मैं सच कह रहा हूँ, पहले किसी बात पे पापा ने मुझे डांटा और हम तो फिर पुराने ही बच्चे हैं, डर भी। 5 मिनट बाद मेरी बिटिया सीढ़ी से उतरी और उसने मुझे डांटा। हमारा जनरेशन हुआ है, दोनों तरफ से डांटता था। मेरे साथ तो ये 10 दिन पहले मैंने पापा को बोला था कि अभी आपने भी डांटा और अब ये उसने भी डांटा, मैं कहाँ जाऊँ। मैं किसे डांटूं। So just a digression. No, that's a very interesting story. और एक जो बात है, to talk about some negatives, एक बात है जो हमें गंभीरता से सोचना चाहिए देश में। हमारा जेंडर रेशियो बहुत ख़राब है। वो 2000 और ये बात जितना मैं सोचता हूँ, मतलब और मुझे भी पता लगता है कि मुझे भी अपने देश के बारे में कितना कम पता है। अच्छा। ये अभी आई थिंक अपना जेंडर रेशियो, अगर आई एम नॉट मिस्टेकन, कुछ 926 विमेन टू 1000 मेल्स, ऐसा कुछ है। 926 लड़कियां हर 1000 लड़कों के लिए। और बहुत कम है।
बहुत कम है। ये मतलब बहुत ही खराब है दुनिया बहुत में। खराब है, बिल्कुल द खराब। ओनली सोलेस वी कैन टेक, या वो सोलेस लेना नहीं चाहिए, बट जैसे चाइना जैसा देश हमसे भी खराब है। खराब है। अच्छा, हमारा जो चिंता की विषय है 0 to 5 ईयर्स में 2011 सेंसस के हिसाब से वो 2026 भी 912 हो चुका है। अरे बाप रे। 926। तो अगले 20 साल का तो हमारा डेमोग्राफिक ये जो जेंडर रेशियो है ये तो हो गया है, मतलब इस पर आप बदलाव नहीं ला सकते हैं। अब ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ काफ़ी सारे इसके बाद अभी कुछ जो न्यूज़ आ रहा है उसके हिसाब से लग रहा है कि थोड़ा बदलाव आ रहा है। जैसे हरियाणा जो सबसे खराब स्टेट है उसमें कहते हैं कि इम्प्रूवमेंट हुआ है, पर वो पता लगेगा जब 2025 का सेंसस आएगा। ठीक है। तो इस बात पे हमें बहुत गौर देना चाहिए और इसके बारे में काफ़ी सारे हो जाती है। जैसे क्या है, अभी मैं एक बार राजस्थान गया हुआ था कुछ और काम से, ये शायद 2014 या 15 की बात है। तो अचानक वहाँ के एक बाज़ार में देखता हूँ 2 औरतें कुछ खरीद रही थी सब्जियाँ, और वो राजस्थानी कपड़ा तो पहने थे पर राजस्थान से नहीं थी, वो नॉर्थ ईस्ट से थी। तो हमारा जो ड्राइवर थे कोई राजेश मीना या कोई, उनसे मैंने पूछा ये, तो कहते हैं कि हाँ सर ये तो क्या है, यहाँ लड़कियाँ नहीं है अभी, घर घर में हरियाणा में जाइए, आप राजस्थान जाइए, अभी लड़कियाँ नहीं है शादी करने के लिए। अच्छा। और यहाँ पे वो लोग जाके औरतों को ले आते हैं, मतलब आप कहिए एक तरह से गरीब घर से शायद खरीद के ही लाते होंगे। अरे बाप रे। और शादी करते हैं उनके साथ। तो बंगाल से आते हैं, असम से आते हैं। ये एक चिंता की विषय है हमारे लिए। ये सब जो हो रहा है इससे बदलाव शायद आएगा। पर इस पे जो एक बात है जो दुख की बात है, तो मुझे पहले लगता था ये शायद दहेज प्रथा के लिए। हाँ, तो इसीलिए लोग बच्ची पैदा होने के पहले ही मार देते हैं, फीमेल फिटिसाइड जिसे कहा जाता है, या फीमेल इन्फेंटिसाइड भी होता है। तो ये किताब में जब मैं काम कर रहा था और उसके बाद जब मैं काफ़ी लोगों से मिला, तब मुझे पता लगा नहीं, इसके पीछे और एक वजह भी है, और वो वजह है दहेज। इतनी बड़ी बात नहीं है, दहेज देने को तो परिवार तैयार है, जिसके पास जो सामर्थ्य है उसके हिसाब से वो देने को तैयार भी है, क्योंकि ये प्रथा चल रही है। लोगों को लगता है हाँ ये तो ऐसा ही है, इसमें कोई बुराई नहीं है। लोग अपने बिजनेस, प्रॉपर्टी या ज़मीन का विभाजन नहीं चाहते हैं। अच्छा। उन्हें लगता है अगर ये जो इक्वल राइट्स, तो लड़की की जब शादी होगी वो दूसरे परिवार में रहेगी, तो हमारा बिजनेस का कुछ शेयर, हमारे ज़मीन का कुछ शेयर ये दूसरे किसी परिवार में जा सकता है। और दिस वाज शॉकिंग टू मी कि मुझे तो इसकी कोई आइडिया नहीं थी। और दूसरा बात जो है, ये मुझे पंजाब में किसी ने बताया था, एक लॉयर सज्जन थे, उन्होंने बताया था। तो मुझे लगता था जैसे जैसे एडुकेशन बढ़ेगा और प्रॉस्पेरिटी आएगी, तो ये प्रॉब्लम खुद ब खुद वैनिश कर जाएगी। तो पंजाब के एक लॉयर ने बोला नहीं साहब, आपकी पूरी गलतफहमी है। आप अगर जाएंगे तो देखेंगे कि गरीब घरों में जेंडर रेशियो अच्छा है, एफ्लुएंट फैमिलीज में आपको काफ़ी जगह बहुत ख़राब मिलेंगे। ये तो बहुत काउंटर इंट्यूटिव। हाँ, तो मुझे बोला ऐसा कैसे, ये इसकी वजह क्या है? तो कहते कि साहब वो गरीब के पास तो कोई चारा नहीं है, तो उसका नेचुरल बर्थ रेट और नेचुरली चलता है सब। अमीर घरेलू में उनके पास एक्सेस है कि वो पहले ही सेक्स का पता कर लेते हैं कि क्या होने वाला है, उसके बाद अबॉर्शन करा देते हैं। अच्छा, इंडिया में बैंड है, ठीक है, उससे फ़ायदा हुआ है, बट इनफ तो नहीं हुआ है। दिख रहा है कि वो रेशियो तो इम्प्रूव नहीं हुआ है, खराबी होते चला है। तो वहाँ क्या होता है? तो बीच में आपका आएगा भी, उस सोनोग्राफर को पकड़ लिया, उस डॉक्टर को अरेस्ट कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। वो हर जगह अलग अलग है। कहते हैं कि एक ने मुझे बताया, और कितनी दुखद बात है कि डॉक्टर लोग ये सब करते हैं, वो 2 पेन रखते हैं, हरा या लाल। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, फिर किसी ने बताया कि हनुमान की तस्वीर रहती है या लक्ष्मी की तस्वीर रहती है। अच्छा, कुछ। और फिर एक ने तो और बताया, कहे कि और यहाँ पे नहीं हो तो आप थाईलैंड या यूके चले जाइए, आपके पास पैसा है। बैंकॉक जाते हैं, आप ठीक कह रहे हैं इस काम के लिए। तो ये, और ये क्या, ये भी वो सोसाइटल माइंडसेट वाली बात आ गई है। और अमंग अदर थिंग्स, जैसे वो पेट्रियार्की, वायलेंस, एडुकेटिंग गर्ल्स, दिस जेंडर रेशियो, ये सब चीज़ पे काम करना है। इस पे काम करना है। तो हमारी जर्नी तो अभी भी काफ़ी लंबी है, काफ़ी रास्ता बाकी है, पर हमने काफ़ी तय किया है।
और ये आपको हर जगह पे दिखेगा। अगर आप हमारा बांग्लादेश से कम है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स, खराब है, पर अगर आप देखिए हमने जो मैटरनल मोर्टेलिटी, इन्फेंट मोर्टेलिटी, ये सब पे हमने लास्ट 15-20 साल में बहुत तरक्की की है, बहुत तरक्की की है। अच्छा, एक विषय पे जिस पे हमने बात नहीं की, एक आजकल के बड़े कंट्रोवर्शियल विषय है वो कि इंडिया का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन क्या है। यस और वो क्या, आपको बहुत सारे तरह तरह के नंबर मिलेंगे। अभी हालांकि मैंने अपने काम के सिलसिले में एक रिपोर्ट लिखा था जिसमें लिखा था फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 9% और 25% और 33% और 46% और समथिंग एल्स। तो माय डेटा इज ऑल ओवर द प्लेस। या इसमें क्या है, मतलब मैं किसी पे आई डोंट वांट टू डू फिंगर पॉइंटिंग, डिफरेंट डेटा इज फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज विद डिफरेंट डेफिनेशन। हमारे एक जैसे आता है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, PLFS, क्वार्टरली आता है, सरकारी डेटा है, और एक जो है वो है कंज्यूमर पिरामिड हाउस होल्ड सर्वे, CMI का डेटा। ठीक है, ये दोनों में क्या है, डेफिनेशन का पहले तो फर्क है, सो दोनों कंपेरेबल नहीं है। तो ये बात कह के फायदा नहीं है कि CPHS सही है या PLFS सही है, कि दोनों का डेफिनेशन ही अलग है। अच्छा, ठीक है, कि आप किसको मानते हैं काम पे। अच्छा, फिर इस डेटा को आप अमेरिका के साथ कंपेयर नहीं कर सकते हैं या ILO के डेटा के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, कि वहाँ पे जैसे है US में, जब मैंने देखा US की डेटा तो बहुत अच्छी है। तो आप जाएंगे वो क्या NB या नहीं, नेशनल ब्यूरो ऑफ एम्प्लॉयमेंट सर्वे, या उनका जो भी स्टेटिस्टिकल डिपार्टमेंट है, मैंने वो जाके देखा, उनका डेफिनेशन पढ़ा टू कंपेयर, तब मुझे समझ में आई तो कंपेरेबल ही नहीं डेटा। वहाँ का सर्वे पे तो सर्वे 2 बार जाता है बात करने के लिए, टू फिगर आउट दैट दिस इज द करेक्ट रिस्पॉन्स। हमारे यहाँ तो हम 1 बार ही जाते हैं। अच्छा, हम किससे बात करते हैं ये भी पता नहीं ठीक से। अच्छा, फिर जो PLFS का आपको जो हेडलाइन नंबर दिखता है ना, वो है फॉर ऑल एज ग्रुप्स। फॉर सम रीजन हम 0 to एवरीथिंग वी कंसिडर। PLFS दूसरा नंबर भी देता है, ग्रेटर देन 15 ईयर्स। अच्छा, ठीक है, पर जब मीडिया हेडलाइन देती है वो 0 to ऑल का देके खत्म हो जाता है और कहते हैं देखो ये इतना है और ये बहुत खराब है। पर अगर आप ग्रेटर देन 15 देखेंगे then the data is better, of course। अच्छा, उसके बाद भी आपका सवाल आता है कि देखिए हमने क्या किया। एक जहाँ पे हमने इस देश ने बहुत प्रगति की है वो है कि अभी एटलीस्ट स्कूल गोइंग चिल्ड्रन आर इन स्कूल, एंड सिमिलरली कॉलेज एनरोलमेंट ऊपर गया है। तो 15 से 18 साल के बच्चे भी काफ़ी सारे तो कॉलेज में, बिल्कुल, ऑब्वियसली वो लेबर फोर्स में नहीं है, नहीं है। आपका लेबर फोर्स पार्टिसिपेट कब होगा। और इसको आप दूसरे कंट्री से कंपेयर, तुलना इसलिए नहीं कर सकते हैं कि आपको पता है कि हमारा डेमोग्राफिक पिरामिड अभी भी बहुत अच्छा है। वी आर यंग, वी आर रियली यंग, वी आर ए रियली यंग कंट्री। तो क्या हमारा लार्जर प्रोपोर्शन ऑफ आवर पॉपुलेशन इज इन से 15 to 18 वर्सेस अनदर कंट्री। यस, ठीक है, हमारा अगर इस पे सोचिए, जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, हमारा 10% पॉपुलेशन इज से इन दैट 15 to 18 एज ग्रुप, किसी और कंट्री के 2 हो या 5 है, तो ऑब्वियसली उसका डेटा ज्यादा होगा, हमारा कम हाँ, होगा। हमारा तो कम होने ही वाला है। हाँ। तो देयर आर मेनी डेफिनेशनल इश्यूज लाइक दिस, जिससे लगता नहीं है, पर हकीकत है कि हाँ कम है, कम है, ये हकीकत है। वो जहाँ भी हो वो नंबर वो कम है, और उसको कैसे बढ़ाया जाए, इस पे ये एक बहुत बड़ी विषय है। मैंने भी ऐसा नहीं कि बहुत सोचा है इस पे, बट इस पे सरकार का ध्यान जाना बहुत ज़रूरी है। हमने क्रैश की बात की, जैसे क्रैश इज अ सोल्यूशन बट इट्स नॉट द ओनली सोल्यूशन एंड मे बी नॉट द परफेक्ट सोल्यूशन, राइट। उसके अलावा भी है। तो अब औरतें क्यों काम पे ज़्यादा नहीं जाती हैं इंडिया में? एक तो है कि वो कॉलेज पढ़ भी ले तो उसके बाद लोग शादी की बात करते हैं सीधा। तो हमें इनकरेज करना पड़ेगा कि कॉलेज में शादी के पहले 2-3 साल नौकरी कर ले, एक बार वो लग जाए लत नौकरी की, उसके बाद वो खुद इंडिपेंडेंट हो जाएगी, उसके बाद वो इंसिस्ट करेगी नौकरी करे। हालांकि अर्बन एरियाज़ में भी दिख रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा औरतें काम कर रही हैं। दूसरा बात ये भी है कि सेफ्टी वाली एक बात आई थी, बड़ी कंसर्न। और देखिए क्या है, अपने कॉल सेंटर बोलिए या होटल्स बोलिए, जैसे हमारे बेंगलोर, दिल्ली, बॉम्बे में, वो तो क्या कंपनी ड्रॉप करती है, लेके आती है, तो सब हो जाता है। बट दैट्स नॉट ट्रू ऑफ एवरीवन। सो सेफ्टी, अगर आप उनको घर के पास काम दे सके, और ये मैंने देखा अभी चेन्नई में, ये एक कंपनी है जो ये इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग EMS इंडस्ट्री में है, वो कह रही थी हमारा ये सब PCB असेंबली का कुछ काम हम लोगों ने, या कंपोनेंट का कुछ काम हमने बाहर फैला दिया है। बोला कि वो 50 किलोमीटर दूर से गांव से यहाँ लड़की लाने से तो अच्छा वहाँ जाके वो कुछ काम करें जो कर सकते हैं। तो उस तरह से फीमेल लेबर फोर्स बढ़ रहा है। सरकार भी काफ़ी सपोर्ट करती है। जैसे एक हाल ही में एक मिंट में एक स्टोरी आई थी, वो उल्लेखनीय है। कृष्णागिरी डिस्ट्रिक्ट में एक तो ये EMS और ये जो PLI के चक्कर में सिलसिले में जो नई इंडस्ट्रीज आ रही हैं ना, यहाँ पे विमेन एम्प्लॉयज़ की संख्या बहुत ज़्यादा है। जैसे आप टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स लीजिए,
ऑलमोस्ट 100% ऑफ द वर्कफोर्स ऑन फैक्ट्री शॉप फ्लोर इज वुमेन। वाह सारी लड़कियां हैं। वाह आप फॉक्सकॉन लीजिए, आज 30,000 लोग काम कर रहे हैं, उसमें जितने फैक्ट्री शॉप फ्लोर पे सारे के सारे लड़कियां हैं। क्या बात है। और क्या वहाँ प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है, एब्सेंटिज्म कम है, वो लोग छुट्टी कम लेते हैं, वो लोग आईपीएल खेलने नहीं जाते हैं, वो आईपीएल देखने नहीं जाते हैं, वो लोग वर्ल्ड कप देखते नहीं हैं, हाँ वो लोग दही हंडी नहीं करते हैं, वो ये सब में इनका टाइम नहीं है, वो जाते हैं फिर घर में चले जाते हैं। और आप अगर उनमें से कहानियाँ सुने, मैं फॉक्सकॉन के एक बोर्ड के डायरेक्टर से मिला था कुछ महीनों पहले, तो कह रहे थे उनके हर बोर्ड मीटिंग में इंडिया में वो लोग 3 या 4 शॉप फ्लोर के लड़कियों को लाते हैं जस्ट उनकी कहानी सुनने के लिए। कहते हैं अनिरुद्ध अगर उनकी कहानियाँ सुनोगे तुम तो तब लगेगा हाँ ये रिवोल्यूशन हो रहा है एक्चुअली, एक एक लड़की का जैसे ज़िंदगी चेंज हो रहा है, एक एक परिवार का जो किस्मत बदल रहा है, ये देखने लायक और सराहनीय है। तो हमें ऐसे सेक्टर्स को तो और इनकरेज करना पड़ेगा, और इसीलिए तमिलनाडु गवर्नमेंट भी हॉस्टल्स बना रही है लड़कियों के लिए जहाँ पे लड़कियाँ रहेंगी। और किसी और ने मुझे बैंगलोर में ये बात कही तो मैं उनसे बता रहा था, काफ़ी जाने माने हैं, मैं नेम ड्रॉप नहीं करना चाहता हूँ, तो मैं उनसे कह रहा था जैसे सीमेंस की फैक्ट्री है बिहार में, वहाँ पे 100% फैक्ट्री शॉप फ्लोर है वुमेन। फिर कमिंस के आज की तारीख में पूना में जाइए तो ऐसी कुछ 40% 50% औरतें शॉप फ्लोर में काम कर रही है, और ये सब हैवी इंजीनियरिंग कंपनियां हैं। तो वो कह रहे थे ये जो 100% वुमेन वाली है, इसके पीछे और एक बात भी है, मतलब पेरेंट्स आर मोर कंफर्टेबल। पेरेंट्स को लगता है अगर वो फैक्ट्री हो जहाँ पे लड़कियां हैं तो वहाँ पे हम ज़्यादा कंफर्टेबल है अपने बच्चों को भेजने के लिए, और ये भी एक वजह है। सेकंड ऑर्डर इफेक्ट ये है कि पेरेंट्स भी खुश हो जाते हैं कि सब लड़कियां ही हैं वहाँ जो काम कर रही हैं। क्या बात है। तो दत्ता बाबू, आपकी किताब शुरू होती है एक बहुत बड़ी कविता से, बहुत ही प्यारी कविता है जो टीना वाजपेयी जी ने लिखी है। उसकी 3 पंक्तियां मैं सुनाऊंगा। शी राइजेज इन होप दैट ईच डे शी विल हियर ऑफ विमेन लिविंग मोर इक्वली एंड हैप्पीली देन हर, विमेन लिविंग विथ होप एंड नॉट फियर। कमाल की कविता की स्टार्ट है। एंड दिस और ये वो खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, बुंदले हर बोलो से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। बहुत अच्छा लगा आपसे वार्तालाप करके। मैं हमेशा कहता हूँ कि आपसे बहुत कुछ सीखने मिलता है, और आपने जितना देश देखा है, मैं बहुत कम एनालिस्ट से मिला हूँ जिसने आप जैसा भारत भ्रमण किया है। और कई बार मैं कहता हूँ ना कि वो क्या जाने भारत को, जो सिर्फ जाने भारत को। अगर भारत को जानना है इन डेप्थ, चाहे वो मुंगेर हो, दीमापुर हो, सोटा हो, बरेली हो, मतलब मैं जब भी इनको फ़ोन करता हूँ ना इस इंटरव्यू के लिए भी, आप कहाँ हैं? अजय मैं आज फलाने गांव में हूँ। आज कहाँ हैं? आज मैं असम में हूँ। आज कहाँ हैं? आज मैं हैदराबाद में हूँ। ये तुम तो नहीं मैं ये सच है, यहाँ मैं कुछ भी बड़प्पन वाली बात नहीं है। तो दत्ता बहुत बहुत अच्छा लगा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने ये किताब पढ़ी और इस पे वो इंटरेस्ट दिखाया कि हमने ये आज बात की। नहीं मैं तो, ये मतलब मेरी कॉपी है। यू आर सो पॉजिटिव इन लाइफ, योर आउटलुक दैट ऑलवेज इंस्पायर्स मी। ये तो दत्ता बाबू की कॉपी है, ये मेरी कॉपी है। आप देख सकते हैं 2015 में मैंने पढ़ी थी, अभी भी अंडरलाइन है चीज़ें। और आपसे मेरी एक गुजारिश है, इस किताब को आप थोड़ा एक और नया चैप्टर लिखें कि 2015 में आपने क्या देखा और 2024-25 में क्या हो रहा है। बिकॉज ये 500 बिलियन राइजिंग, 50-60 करोड़ हमारी महिलाएं, हमारी बच्चियां, ये अगर आगे बढ़ेंगी तभी हमारा शेयर बाजार आगे बढ़ेगा, तभी हमारा जीडीपी आगे बढ़ेगा, और जो अमृत काल की हम बात कर रहे हैं वो ज़रूर आएगा। वो तभी आएगा, वो तभी आएगा। उसके अलावा तो ये आना आप नामुमकिन ही समझ के चलिए। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी वेरी मच। प्लेजर मीटिंग यू।